औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया पीसीके के लाइव सेशन और पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया की फेसबुक पेज से इस वक्त हम बराह रास्त आप लोगों से मुखातिब है। मैं तमाम देखने वाले और तमाम सुनने वालों को सलाम कहता हूँ। और आज के पैनल में हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, मैं एक एक का मुख्तसर सा तारुफ करता जाऊं और वो अपनी तरफ से जो है दुआ सलाम अपने देखने वालों के लिए बोलती जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ पैनल में मौजूद है पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया की साबिका वाइस चेयरमैन नज़ाकत अली मिर्ज़ा। आपको खुशामदीद कहते हैं नज़ाकत भाई स्टूडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम। जी इसके बाद हमारे पास डॉक्टर अमानुल्लाह खान स्टूडियो में बैठे हुए। तो डॉक्टर साहब हम आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। मुझे बहुत खुशी हुई आपने जो है इनवाइट किया और उम्मीद है जो है इस सेशन के थ्रू पे जो है हम पाकिस्तान कम्युनिटी की मदद कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह। हमारे तीसरे मेहमान इस वक्त मुस्तनसर जावेद भाई है। मुस्तनसर भाई आपको सलाम अलैकुम और स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफजाई का, आपने मौका दिया। मैं हूँ मोहम्मद आलम और ये है यासीन बलोच। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जितना भी वक्त हम दे सके उसमें कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए आपस में अपनी तजुर्बात और के एक्सपीरियंस कम्युनिटी के साथ शेयर करें। तो मैं सबसे पहले अपने वाइस चेयरमैन जनाब नज़ाकत अली मिर्ज़ा साहब को बता दूं कि आप जो है मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करें और आज हम क्यों बैठे हैं इसके बारे में भी मेहमानों को थोड़ा सा आप ब्रीफ करें। जी मुस्तनसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मानुल्लाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे इस सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज इंशाल्लाह हम जो है ना, जितने भी कोरिया में रहने वाले दोस्त हैं, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हैं या किसी और वीज़े पे हैं, उनके लिए इंश्योरेंस के बारे में हमने बात करनी है। एक तो होती है इंश्योरेंस जो हमारी कंपनी करवाती है। जो भी बंदा काम कर रहा है फैक्ट्री में है या बाहर है, उसकी अपनी एक पर्सनल इंश्योरेंस भी होती है। ये उससे हट के है। जो खुसूसन लड़के फैक्ट्री में काम करते हैं ना, उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि फैक्ट्री में जो लड़के काम कर रहे हैं उनकी एक इंश्योरेंस होती है, फैक्ट्री करवाती है, उसको सांझे भी कहते हैं, उनकी पर्सनल सैमसंग इस तरह की इंश्योरेंस होती है ना। लेकिन वो उनका सिर्फ फैक्ट्री के अंदर जो काम कर रहे होते हैं ना, उनके लिए फ़ायदा है। जो लड़के फैक्ट्री का काम ख़त्म करके चले जाते हैं बाहर अपने दोस्तों से मिलने के लिए या किसी काम के लिए वैसे बाहर जाते हैं, जैसे दुकान पे गए हैं या कहीं बाहर गए हैं तो एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके लिए फिर वो कंपनी उनकी हेल्प नहीं करती। इससे पहले हमारे काफ़ी इस तरह के एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें फैक्ट्री जो है ना वो बिल्कुल तावन नहीं करती। उसमें हम फिर लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं, तो फिर उनकी हेल्प करते हैं। अब ये इसलिए होगा कि जो जो जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं, जो लड़का इंश्योरेंस कराएगा इसकी ज़्यादा मालियत भी सिर्फ 10,000 मंथली है, 10,000 वन। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे, या किसी की डेथ हो जाती है, या मतलब इतना एक्सीडेंट हो जाता है कि वो माजूरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद है। 5 करोड़ वाहन डेथ के लिए है, और जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट है उसमें कैटेगरी होती है कि ये कितने % माजूर हुआ है बंदा, तो उसमें उसके लिए भी 5 करोड़ है। छोटे एक्सीडेंट हैं उनके लिए भी पर डे के हिसाब से भी है, और जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो भी सारा इंश्योरेंस पे करेगी। इसमें सिर्फ एक बात मैं बताता चलूं कि जो लड़का बीमार होगा उसके लिए नहीं है, पर्सनल नहीं है, सिर्फ एक्सीडेंट के लिए है, और एडमिट होना जरूरी है इसके लिए। वैसे अगर बंदा कहे जी मैं एडमिट ना हूं तो मुझे पैसे मिल जाएं या मेरा इलाज हो जाए, तो वो नहीं होगा। जी यासीन भाई। ठीक है नज़ाकत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो है
मैं स्टूडियो कुछ देर के लिए जो है यासीन बलोच के हवाले करता हूँ, वो अपने मेहमानों के साथ सवालात भी शेयर करेंगे। ठीक है यासीन भाई, इसके बाद आप जो है। थैंक यू सो मच आलम भाई, शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले सवाल करूंगा, तारुफ के साथ साथ मैं यानी मेहमानों का तारुफ दोबारा भी कराऊंगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइव सेशन के अंदर डॉक्टर अमानुल्लाह। डॉक्टर अमानुल्लाह साहब का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर सूबा खैबर पख्तूनख्वा नौशेरा से है आपका ताल्लुक, और आप एक लॉ फर्म में सीनियर ऑफिसर भी हैं और पाकिस्तान की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके अलावा अल्लाह ने आप पे बड़ा करम किया है माशाल्लाह। आप मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड बराए के IIP भी हैं, इसके बारे में भी आज इंशाल्लाह उससे पूछेंगे। इसके अलावा आप लेक्चरर हैं सिविल सिटी हॉल में, यानी मल्टी कल्चर के जितने भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो नुमाइंदगी होती है, उसमें बाकायदा यानी आपको इनविटेशन दिया जाता है। तो बेहतर यही है कि डॉक्टर साहब आप अपना तारुफ थोड़ा सा खुद भी कराएं, अपने लॉ फर्म का भी कराएं और अपने बारे में थोड़ी सी हमें मालूमात दे दें, ताकि जो दोस्त हमारे साथ इस वक्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं उनके क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। इंशाल्लाह हम आपको क्वेश्चंस देते जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है मेरा तारुफ कुछ ज्यादा ही कर लिया है। मैं जो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था जो कोरिया में आया 2013 में फर्स्ट टाइम, और मेरा जो पर्पस था वो सिर्फ एजुकेशन हासिल करना था और यहाँ से वापस कंट्री जाके पाकिस्तान में सर्व करना था। मेरे जो मेजर्स थे वो यहाँ बहुत कम लोगों के होते हैं। मैं कोरियन लैंग्वेज पे आया था बेसिकली, और कोरियन स्टडीज में ही मेरी जो मेरा प्लान था वो PhD करना था। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई है, और 2020 में भी रिसेंटली मेरा PhD जो है वो कोरियन लिटरेचर में कवर हुआ है। तो इसके साथ जो है मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती रही। अगर आपको मतलब लैंग्वेज पे कमांड होता है कोरिया में तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसलिए मैं हर एक पाकिस्तानी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो कोरिया आते हैं तो लैंग्वेज पे फोकस करें, लैंग्वेज सीखें। अगर उनको लैंग्वेज पे कमांड है तो अपॉर्चुनिटीज उनके पास खुद ही आती हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी जो है, एक पोजीशन है, लेकिन उसी तरह जो है मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है आप कैसे उसको फुलफिल करते हैं, आप कैसे जो है अपने पाकिस्तान का इमेज अच्छा देते हैं, और आप अपने वर्कर्स के, अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, ये सारी जो है मेरे लिए एक कह सकते हैं आप एक इशू आप कह सकते हैं, या मेरे लिए एक पर्पस कह सकते हैं कि मेरा जो गोल होता है हमेशा ये होता है कि मैं जो है कुछ ऐसा करूं कि जिससे हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हो और हमारी कम्युनिटी का नाम रोशन हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत खूब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अब मजीद इंशाल्लाह आप क्वेश्चंस के लिए फिर रेडी रहिए। जो दोस्त हमारे सवालात कर रहे हैं वो लॉ पे ज़्यादा हैं, तो उसके मुताबिक आप उनको थोड़ी सी यानी कि रहनुमाई फरमा दें। अब मैं सवाल करूंगा अपने प्यारे भाई मुस्तनसर जावेद साहब से। मुस्तनसर भाई, आप ज़रा अपना पहले तारुफ भी करा दें कम्युनिटी को, और आप वैसे तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। आपका तारुफ मैं भी थोड़ा सा कराता चलूं कि मुस्तनसर जावेद साहब जो हैं हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के सीनियर मेंबर भी हैं। आप सैमसंग कंपनी के अंदर बहैसियत एक कंसल्टेंट यानी रह चुके हैं। इसके अलावा आप इंग्लिश टीचर हैं मल्टीकल्चर स्कूल के। इसके अलावा आप मेन जो आपका शोबा है वो जो हमने यानी देखा सुना और ज़्यादातर जिसमें आप एक्टिव रहे हैं वो पोटवार लिंक से आपका यानी ताल्लुक है। आप जर्नलिज्म की तरफ आपका ज़्यादा है, तो आप अपनी मुँह ज़बानी यानी ज़रा अपना तारुफ करा दें तो मेहरबानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया यासीन भाई। मेरा नाम थोड़ा मुश्किल है, अक्सर लोगों को नहीं आता, मुस्तनसर जावेद, और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला रावलपिंडी की तहसील कलर सईदा से है। माशाल्लाह। और मेरी स्टडीज ज़्यादातर पाकिस्तान से ही मैं कंप्लीट करके आया था, और मेरा कोरिया में मजदूर तबके से ताल्लुक है। मैं तकरीबन 99 में यहाँ पे वो D3, आपको पता है सारी स्टोरी, D3 वीज़े पे मजदूर आया था, और उसके बाद बस यहाँ पे काम वाम फैक्ट्री में आगे पीछे करते रहे। फिर 2007 में एक मौका मिला, फिर करते कराते जब मेरी
कोरियन क्या कहते हैं कि शादी होगी, तो उसके बाद मैं, क्योंकि मेरी स्टडीज थी पाकिस्तान से, तो मैंने टीचिंग फील्ड को ज्वाइन किया। फिर बीच में जो जो मौका मिलता गया, कोई कोर्सेज वगैरह ये वो कोरियन लैंग्वेज के, और ये क्या कहते हैं कि सावेथुंगा प्रोग्राम और इस तरह के मैंने वो कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए। फिर सैमसंग में मुझे एक बाई चांस ही मौका मिला था, तो उनका बड़ा एक क्या कहते हैं कि टफ टाइप का एक एग्जाम होता है, तो वो मैंने ट्राई किया, उसमें मैंने पास हो गया, मैं मुझे लाइसेंस मिल गया। तो फिर मैंने कुछ अर्सा वहाँ पे सैमसंग ज्वाइन भी की। लेकिन फिर मुझे एक बहुत क्या कहते हैं कि अच्छा ऑप्शन था मेरे पास, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली मैंने सैमसंग जो है वो रिजाइन की। तो इस वक्त जो है वो मैं क्या कहते हैं कि मेरा अपना कारोबार भी है ज़ाती भी, और मैं इंचन के एक मल्टीकल्चरल हाई स्कूल में अपॉइंटेड हुआ एज एन इंग्लिश टीचर, और साथ में जर्नलिज्म से थोड़ा बहुत लगाव है। और मेरी और मेरे कॉलेज फेलो है मेरे दोस्त वकार बाबर मुगल साहब, जो कि यूके में रहते हैं। तो हम दोनों ने एक वेबसाइट बनाई थी पुठवार लिंक के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी सक्सेसफुल जा रही है। और बाकी बस यही छोटा सा तारुफ है मेरा। आज यहाँ आने का मकसद है कि जिन भाइयों को इंश्योरेंस रिगार्डिंग को उनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह मैं उनको प्रिसाइसली जवाब दूंगा। जी जी, थैंक यू। अच्छा, डॉक्टर रहमानुल्लाह साहब, आपसे सवाल है कि मतलब आप मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर है बराई KIPP। तो बराई मेहरबानी ये जो KIPP है, इसके बारे में आप कम्युनिटी को कुछ बताइए। ये क्यों अहम है, इसको किस तरह किया जा सकता है, इसके फवाइद क्या है, और जिन्होंने ये कोर्स किए उनको इसके मतलब फल क्या मिला है। तो बराई मेहरबानी ज़रा तफसील में। पहले तो आपको मतलब सवाल आपने किया KIP है क्या। इसका जो एब्रिविएशन है वो है कोरियन इंटीग्रेशन इमिग्रेशन प्रोग्राम। इसका मतलब है कि कोरिया इमिग्रेशन जो है वो इसको ऑपरेट कर रही है। उनमें उनके एक डिपार्टमेंट है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाया गया, वो डिपार्टमेंट जो है इसको ऑर्गेनाइज करता है। और ये जो है 2009 में जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। और इनका मकसद ये था कि जो कोरिया में इमिग्रेंट्स आए हैं, जो इजुमिन कहते हैं कोरियन में, उनको कोरियन लैंग्वेज सिखाना था इनका मकसद। इस पे हमारे प्रोफेसर चोसू जोंगनोक चोसू जो है वो उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया था। जब इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो 2009 के बाद इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था उनके लिए जो इमिग्रेंट्स हैं। इमिग्रेंट्स सबको पता है, जो इजू मिन योसू होता है फीमेल्स के लिए, इन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था। फिर जो है इन्होंने इसको एक्सटेंड किया। जो अभी जो हमारे स्टूडेंट तबका है, जो हमारे वर्कर्स तबका है, उन तक ये एक्सटेंड हुआ ये प्रोग्राम। अब इसके फायदे ये हैं कि आपको वीजा चेंजिंग में, जब आप वीजा चेंज करते हैं कोरिया में, तो आपको उसके पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपने लेवल 5 किया है, उस लेवल 5 का ये फायदा होता है वो एक्सपायर नहीं होता। अगर आप टॉपिक करते हैं, टॉपिक भी कोरियन लैंग्वेज के टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन, वो हर 2 साल बाद एक्सपायर होता है। और ये जो साथोंग, इसको हम कहते हैं साथोंग प्रोग्राम है, लेकिन उसको हम साथोंग बोलते हैं। साथोंग अगर आप लेवल 5 क्लियर कर लेते हैं तो ये जो है आपके पास सारी उम्र रहता है। तो इसमें जो है अभी ये बहुत सी इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से कोर्स चेंज होगा, और उसमें स्टूडेंट्स के लिए अलग होगा, इमिग्रेंट्स के लिए अलग होगा, वर्कर्स के लिए अलग होगा। तो है वो इंशाल्लाह 2021 इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी करंटली इस प्रोग्राम में जो 4th लेवल और 5th लेवल में कुछ चेंजेस आए हैं पॉइंट के मुताबिक, तो उसके बारे में भी ज़रा तफसील बता दीजिएगा। डॉक्टर साहब। हाँ, लास्ट टाइम जो ये नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते थे, तो नेशनलिटी में इशू होता था कि इशू जंग के नाम से होता है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता था, और वो 3 बार उसको इनरोल करने के बाद, कोर्स कवर करने के बाद जो है वो सर्टिफिकेट हासिल कर सकते थे। लेकिन वो जब नेशनलिटी का टेस्ट देते थे, तो नेशनलिटी के टेस्ट में अक्सर हमारे फॉरेनर्स है वो फेल हो जाते थे। तो इन्होंने फिर इस बार यही स्कीम बनाई कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक बार टेस्ट फेल कर लिया, तो आपको वो दूसरा जो है ऑप्शन देते हैं, और दूसरे ऑप्शन में आपने 40+ मार्क्स लेने होते हैं। अगर आप 40+ मार्क्स ले लेते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अगर आपकी 40 से मिनिमम मार्क्स हैं, 40 से कम है, तो आपको दोबारा उसी लेवल में बैठना होगा। अगर आपके 10 बार जो है वो 40 से कम आते हैं, आपने 10 बार जो है वो लेवल दोहराना है। वो जो है पहले वाली स्कीम थी कि आप 2 बार करके पास हो जाएं, वो स्कीम जो है ये खत्म करने के लिए जो है ये वाली जो पॉइंट बेस है, ये स्कीम इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है।
अच्छा, मतलब कि आसान अल्फाज में ये कि पहले 4th लेवल 5th लेवल 60 नंबर लेके पास करना होता था, या 3 मरतबा या 2 मरतबा सुन के उसको सर्टिफिकेट दिया जाता था। उसमें अब मार्क्स की जो लेवल है उसको 40 तक कम करके, ताकि लोग आसानी से इसको पास कर सके। मैं करेक्शन कर दूं, 60 वाले प्लस जो है वो पास है, अच्छा लेकिन जी, 60 से जो कम लेता है उसमें कंडीशन 40 मार्क्स की रख ली गई है, अच्छा जी, अच्छा। जो 2 बार करते हैं। हाँ जी। 40 ठीक है, प्लस। 40 प्लस, ठीक है। अच्छा, अमानुल्लाह, डॉक्टर अमानुल्लाह साहब, आप माशाल्लाह सोल सिटी के एजाजी शहरी भी है, सही है। तो इस फोरम के बारे में भी आप कम्युनिटी को कुछ बताएं। और इस फोरम से आप पाकिस्तानियों के लिए क्या काम कर रहे हैं। असल में जो मेरा मेन रोल है वो इमिग्रेशन के साथ है। KIP जो एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ मैं, यहाँ पर जो मेरा मेन रोल है वो यहाँ पर है, जहाँ पर मैं पॉलिसी सजेशन देता हूँ। हमारी कमेटी बैठती है, अभी भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो मैं असल में यहाँ पर मैं ऑन ऑन बोर्ड नहीं बता सकता, लेकिन वो जो है इंशाल्लाह जल्द इंप्लीमेंट होंगे। तो वो फॉरेनर्स के लिए जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए कुछ फायदे पहुंचा सकूं। हमारे टोटल 13 मेंबर्स टीम है, जिसमें सिर्फ 2 फॉरेनर्स हैं, एक मैं अच्छा, हूँ, एक बेल्जियम का है। जबरदस्त। मेरा मेन रोल यहाँ पर है। जो एजाजी शहरियत है वो असल में एक एजाज है जो कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, और इसमें हमारी एम्बेसी का भी बहुत बड़ा रोल है। जो कोरियन एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी कोरिया में, उन्होंने सही। रिकमेंडेशन दी थी, और उनकी रिकमेंडेशन की बेस पे जो है इन्होंने आगे सिलेक्शन की थी। इसका मेजर ये होता है कि अगर आपने कोई कोरियंस के लिए कोई वॉलंटियर काम किया हो, तो वो जो है आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, आपकी प्रोफाइल एनालाइज करते हैं, और रिकमेंडेशन देखते हैं। अगर आपके पास एम्बेसी की या एम्बेसडर साहब की रिकमेंडेशन हो, तो उसकी सबको एनालाइज करके फिर ये मार्क्स करते हैं। मार्क्स देने के बाद ये टोटल 20 से 22 जो पीपल है कोरिया में रहते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं। वेरी अच्छा, गुड। वो जो अगर आपको सेलेक्ट कर ले, तो उसमें आपकी कंट्री का नाम जो होता है वो रोशन होता है, कि मतलब अमानुल्लाह लेकिन हूँ, लेकिन मैं जो है पाकिस्तान के एम्बेसडर हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उधर जो है पाकिस्तान का नाम जाता है। मैं पहला पाकिस्तानी नहीं हूँ जिसने एजाजी शरीयत ली है। पहले हमारी सिद्रा रियाज हैं, उन्होंने पहली 2017 में ली थी। ठीक है। 2018 में सही। हमारे जाहिर हुसैन भाई उन्होंने ली थी, और जी, जी, जी। अल्लाह ताला ने जो है मुझे मौका दिया 2019 में, लास्ट ईयर मैंने जो है ये एजाज हासिल किया है। हमें आप सब पे फख्र है, जो सोल में हो या जिधर भी और पाकिस्तान के लिए काम करते हो। डॉक्टर साहब, ये 2-3 दोस्त जो है बड़े वो संजीदा है इस सवाल में कि अगर 5वां लेवल सेकंड टाइम 40 नंबरों से, और तीसरे टाइम मतलब 40 नंबर आ जाए, तो ये पास हिसाब होगा। हाँ जी, ईसू जंग जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ईसू जंग, हब क्यों जंग नहीं होगा, ईसू जंग इनको दिया जाएगा, मतलब क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा। सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। आप हमारे साथ रहिएगा, नज़ाकत भाई भी, आप भी हमारे साथ रहिएगा। अब हम चलते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया की जो ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में कैंपेन चल रही है पिछले 1 महीने से, उसके बारे में हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, जनाब मुस्तनसर जावेद। वो सैमसंग में इसका तजुर्बा कर चुके हैं, और आज उसकी तजुर्बे से हम थोड़ा सा कम्युनिटी के लिए कुछ अल्फाज लेंगे। मुस्तनसर भाई, आप ये बता दें कि इंश्योरेंस क्या होता है, या क्या, और ये किस तरह इसका काम किया जाता है, और इसके कितने अक़साम हैं। आप जरा सादा अल्फाज में ये बता दीजिए। जी बहुत शुक्रिया आलम भाई। इंश्योरेंस का मैं वो सादा अल्फाज में आपको बताता हूँ कि ये जो इंश्योरेंस चीज़ है ना, ये असल में स्टार्ट कहाँ से हुई थी कि ये क्या कहते हैं कि पास में ना जब ये सेलर आया करते थे ना, यूरोपियन सेलर आगे पीछे, वो मार्को पोलो और पता नहीं क्या क्या थे, तो उनके कुछ लोग जो है ना जब गए और वो वापस नहीं आए, तो तब से ये इंश्योरेंस जो है ना ये यूरोपीय ममालिक में स्टार्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर, इसकी बहुत सारी अकसाम है। ठीक है, और जिसमें ज्यादातर हमारी मेजर जो है यहाँ पे मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसे कुकमिन खोंगोंग फॉर्म कहते हैं कोरियन जुबान में। ठीक है, उसके बाद हमारी सादे फॉर्म आ जाती है फैक्ट्रीज में, जिसमें 4 इंश्योरेंस हैं। ठीक है, जिसमें वो ये खोंगोंग फॉर्म भी होती है, जिसमें कोयंग फॉर्म भी होती है, जिसमें 2-4 और भी होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं अभी शॉर्टली प्राइवेट इंश्योरेंस पे, जो जिसपे दोस्त इस चीज का वेट कर रहे हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस जो है वो प्राइवेट कंपनीज करती हैं, जो कि जिस तरह ये
कुकमिन खंगोंग फॉर्म, ये नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट का इदारा करता है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह सादे फॉर्म जो है वो भी सारी जो है ना वो गवर्नमेंट के इदारे करते हैं। एक उसमें इनकी होती है कि क्विगु पीएम फॉर्म, जो ये हमारे E9 तबका जब वापस जाता है ना, तो ये भी सैमसंग के पास एक जो है ना ठेका समझ कह सकते हैं कि आप सैमसंग इंश्योरेंस के पास एक गवर्नमेंट ने इनको दिया हुआ है ठेका। उसके बाद प्राइवेट इंश्योरेंस में गाड़ी की इंश्योरेंस आती है और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है, जो कि कैंसर की अलग है, ठीक है, शुगर की अलग है, उसके बाद एक्सीडेंट की अलग है, उसके बाद और उसकी डिफरेंट कैटेगरी है। लेकिन मेजर बात करते हैं कि जो हम लोग दोस्तों को मुतारफ करवा रहे हैं, ठीक है, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होती है। तो इसमें क्या है कि ये आपका हर किस्म का हादसा कवर करती है। ये स्टार्ट 10,000 से होती है और इसको जितना मर्जी आप बढ़ा लेना। इंश्योरेंस का ये है कि इसमें जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, ठीक है। अगर तो आपने सिर्फ अपने आप को अपना हादसा उसमें कवर करवाना है तो फिर ये तकरीबन 10,000 तक पर हेड आ जाती है। अब दूसरी बात ये है, जो इंपॉर्टेंट बात है, कुछ दोस्त कहते हैं जी कि मेरी ज्यादा बनी है और मेरी कम बनी है। ये बड़ी पॉइंट की बात है कि जो गाड़ी की इंश्योरेंस होती है वो जितना भी बंदा एजिड होगा इतनी सस्ती होगी, ठीक है। और जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो जितना बंदा एजिड होगा इतनी एक्सपेंसिव होगी। इस हिसाब से वो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन कुछ मतलब कि आ जाता है वॉन्स का। तो अक्सर लोग वो दोस्त जो हैं वो एतराज शुरू कर देते हैं। तो ये जो भी हमने इनके लिए पैकेज रखा है 10,000 का, ये इसमें इसको एक तो होता है कि एक्सीडेंट, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, चाहे वो फैक्ट्री में हो, अगर फैक्ट्री ने करवाई हुई है तो गुड एंड वेल, अदरवाइज फैक्ट्री में हादसा होता है तो भी ये इंश्योरेंस उनको प्लस कवर करेगी, ठीक है। रोड पे होता है, घर में होता है, कहीं भी किसी भी किस्म का हादसा होता है तो उसमें ये इंश्योरेंस इनको कवर करेगी, ठीक है। और ट्रैफिक का हादसा डेफिनेटली कवर करेगी। इसमें अगर कुछ दोस्त ज्यादा कुछ इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल उनसे एक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे 100% इनका फॉल्ट है। अब उसमें इनको क्या चाहिए कि जुर्माना भी आएगा, ठीक है, पुलिस केस भी बनेगा, उसमें लॉयर भी हायर करना होगा, ये वो सारा। अगर वो उसमें थोड़ा सा ये वाले ऑप्शन ऐड कर दें तो 2-3 हजार वॉन ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज उनको वहां से इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो इसके साथ एक चीज और होती है कि आम जो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एक चीज और आ जाती है जिसे हम शिल भी कहते हैं अपनी जुबान में, शिल्सन ओरियो भी, ठीक है। ये बहुत ही सस्ती इंश्योरेंस है जो कि आपका हॉस्पिटल में जितना खर्चा आता है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका 1 लाख वॉन खर्चा आया है तो उसका 80% ये आपको रिटर्न देगी, जो भी आपका जितना भी वहां पे खर्चा होता है। तो मेन जो है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। जो दोस्त करा रहे हैं इनको हम इंशाल्लाह बाकायदा, क्योंकि मैं तो अब वहां से आ चुका हूं, तो जब इनका एग्रीमेंट हो जाएगा कंपनी के साथ तो उसमें कम्युनिटी का कुछ, कम्युनिटी तो इनकी वेलफेयर के लिए कर रही है, फिर इंश्योरेंस कंपनी और क्लाइंट आपस में डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो जब चाहें उसको खत्म करवा सकते हैं। जो दोस्त पाकिस्तान जाना चाहते हैं उस वक्त वो अपना खुद कॉल करेंगे। इंश्योरेंस की हाइप जो है उसका अंदाज कराने में कम्युनिटी 100% मदद कर सकती है, लेकिन उसको कैंसिल करवाने में या उसकी अप एंड डाउन करवाने में कम्युनिटी कोई मदद नहीं करेगी। वो डायरेक्ट होगा उन दोनों के क्लाइंट और कंपनी के दरमियान, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह नंबर एंड पे मैं दे दूंगा। एक नया आया है कि ये इंग्लिश जो है ना हेल्पलाइन आई है एक नई। पहले अक्सर दोस्तों को ये प्रॉब्लम होती थी कि वो जब भी कॉल करते थे आप कोरियन जो है वो फोन उठाते थे तो लोगों को समझ नहीं आती थी। इसलिए अब कंपनी ने क्या किया है कि एक कॉल सेंटर ही जो है ना वो मल्टी लैंग्वेज कॉल सेंटर बना दिया है जिसमें इंग्लिश सर्विस 9 बजे से शाम 5 बजे तक अवेलेबल होती है। इजीली फॉरनर जो है वो उनसे रब्ता कर सकते हैं जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया मुस्तन सर। जाते जाते एक और भी मतलब सवाल आपसे पूछ लो, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब को तकलीफ देंगे कि जैसा आपको पता है ना कि इस वक्त कोरिया में तकरीबन 13,000 के करीब लीगल पाकिस्तानी मुकीम है। इनमें 3 से 4,000 के दरमियान हमारी E9 वर्कर है। तकरीबन 1,000 के करीब हमारे मुस्तकिल रिहायशी है जो या तो कोरियन शहरी है या जिनके साथ परमानेंट रेजिडेंटशिप है। बाकी बच गए 8 से 9,000 पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी जो है हादिसे की सूरत में इनका फिर कोई वाली या वारिस नहीं होता और ज़्यादातर
करीब में जो लोग होते हैं या जो हलाल फूड होते हैं या जो इस्लामिक सेंटर होते हैं उनके यहाँ मतलब लोग जाते हैं और वहाँ से फिर चंदा करके इनकी मदद करते हैं। इवन हमारी जितनी भी E9 वर्कर है उनकी दौरानी ड्यूटी सिर्फ संजय बो में, मतलब जो इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस है, अगर वो 6 बजे छुट्टी करके 6:30 बजे अल्लाह न करे उसको हादसा आ जाता है तो फैक्ट्री उसमें 1% भी फिर मदद नहीं करती। ऐसे बहुत से केस भी है, तजुर्बात भी है। तो मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया की जो ग्रुप इंश्योरेंस है ये 9,000 या साढ़े 14,000 या 13,000 पाकिस्तानियों के लिए कितना अहम है, और अगर ये मखसूस 10,000 वान दे के अपनी मतलब एडवांस लाइफ के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करें तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं? इसके फायदे हजारों नहीं करोड़ों हैं आलम भाई। जैसा कि खुदा न खास्ता हमारा कोई ओवरस्टे भाई है यहाँ पे इलीगल, जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, और कोरिया में कोई भी कंपनी ओवरस्टे की इंश्योरेंस नहीं करती महा सिवाय सैमसंग के, क्योंकि सैमसंग जो है उसकी जो मेंबरशिप है वो आपके पासपोर्ट पे भी मिल जाती है, ठीक है। और ओवरस्टे की रेदर दे आर ओवरस्टे और लीगल, ठीक है। कंपनी जो है उनको उनके जो क्लेम बनता है ना वो 100% अदा करेगी। सबसे पहली बात ये क्लियर होगी। उसके बाद चाहे किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा हो, इलीगल हो, E9 हो, G1 हो, व्हाटएवर स्टूडेंट हो, वो अपनी प्राइवेट इंश्योरेंस जो है वो अलग से करवा सकते हैं, जो कि बाकी इंश्योरेंस के अलावा होगी और उनके बेनिफिट्स भी उनको मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं और इंक्लूड करता चलूं कि जो बेनिफिशियरी होती है, ठीक है, फी फॉर्मजा जिसे हम कहते हैं, वो अगर वो चाहें तो वो सेल्फ को भी कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो अपनी फैमिली के या अपने किसी अजीज के वो डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड कर देंगे, जो वहां पे उनका मतलब कि एंटर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। और जब भी अल्लाह ना करे किसी भाई के साथ यहाँ पे कोई हादसा पेश आए तो वो जो उसका बेनिफिट है सारे वो डायरेक्टली उसका जो बंदा उसने रिप्रेजेंट किया होता है उसको मिलता है बंदे को। अगर नहीं भी है तो बंदा जो भी जख्मी है, खुदा ना करे दुनिया से चला जाता है, तो वो उस बंदे को डायरेक्टली जो है ना वो मिलेगा जी। अच्छा, मतलब आपकी जो पूरी तफसील का जो निचोड़ है वो ये है कि कोरिया में जो भी हो, मुकीम हो और उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो और वो अलीगल हो या लीगल हो, मतलब अलीगल हो तो उसका इंश्योरेंस हो सकता है और उसके जी बाद हो वो सकता अपना है। इंश्योरेंस क्लेम भी कर सकता है। जी जी जी। ठीक है। अब आते हैं दोबारा। नजाकत भाई, आप बोर तो नहीं हो रहे ना दरमियान नहीं में? नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैं तो बल्कि इससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है। कुछ ऐसी मालूमात है जो मुझे पता नहीं था, जो मुस्तनसर भाई और अमानुल्लाह भाई ने बताया, मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे तो बहुत बड़ा फायदा हुआ इसमें आके। ठीक है डॉक्टर अमानुल्लाह साहब, आपकी तरफ आते हैं दोबारा। आपने कोरियन कल्चर एंड स्टडीज में PhD किया है। क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट को आप इस फील्ड में दावत देंगे कि वो साइंस या इंजीनियरिंग या दूसरी जो फील्ड है उसके साथ साथ इस फील्ड में भी आए, और इस फील्ड में अगर ज्यादा स्टूडेंट आते हैं तो क्या कोरिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे इसका असर पड़ता है, बेहतर हो सकता है? इसका तो जवाब जो है वो डेफिनेट है, क्योंकि एक ऐसी फील्ड है जो अभी तक जिसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि इस फील्ड में मैं दूसरा पाकिस्तानी हूं जिसने PhD की है। एक हमारे सर आतिफ फराज हैं जो अभी पाकिस्तान में HOD है कोरियन डिपार्टमेंट के, और अच्छा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पाकिस्तानी हूं जिसने इस फील्ड में PhD की है। और अभी ये फील्ड ओपन है हम सब पाकिस्तानियों के लिए, और इसमें जबरदस्त। अगर आप आते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलेंगी। क्योंकि हम्म। कोरिया और पाकिस्तान की जो हम जो इनका रिलेशन है वो तकरीबन कोई 60 साल पुराना है, और ये मुख्तलिफ फील्ड में जो ट्रेड करती हैं। अब ट्रेड के लिए इनके पास लैंग्वेज जो है ट्रांसलेटर नहीं होते इनके पास। कुछ ये खंगसा जो होता है, छुदा खंगसा होता है, मतलब फॉर एग्जांपल जी। किसी एक इंडस्ट्री में जाना है पाकिस्तान, वो जो है पहले लेक्चर्स लेते हैं, तो उनको भी वो भी रिक्वायर्ड होते हैं। उसके अलावा जो कोरियन लैंग्वेज प्रोफेसर नहीं है ना अच्छा। पाकिस्तान में है ना कोरिया में है। तो अगर इस फील्ड में आप आते हैं और आप अच्छी तालीम हासिल करते हैं तो आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा। जबरदस्त। अच्छा, हम इस वक्त हमारे पास जितने भी व्यूवर्स है हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और व्यूवर्स बहुत ज़्यादा है लिहाजा परदन परदन उनके नाम नहीं लिए जा सकते, लेकिन तमाम जो साथी 100 से ज़्यादा साथी इस वक्त हम सबको देख रहे हैं और उनके कुछ सवालात आ रहे हैं
जिनके हम वापस कमेंट में उनके जवाब दे रहे हैं। मतलब अगर आप लोगों के मुतालिक कोई सवाल आता है तो फिर हम आप लोगों से बराह रास्त भी पूछेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक लॉ फार्म में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो इसके बारे में भी ज़रा आप ज़रा बता दीजिएगा कि लॉ फार्म क्या है और इसमें आपकी मतलब क्या जिम्मेदारियां है और इससे आम लोगों को, कम्युनिटी के मेंबर्स को क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। अच्छा सवाल किया है। पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये लॉ फर्म ज्वाइन क्यों की है। अब लॉ फर्म का जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि आपके जो वकील हैं, वकील केस लेते हैं और वो केस डील करते हैं। नॉर्मल ये कंसेप्ट होता है हमारा कोरिया में सबका कि वकील केस डील करते हैं। अब हमारी जो इस लॉ फर्म है, इस लॉ फर्म में इमिग्रेशन सेक्शन अलग है और वहां पर इमिग्रेशन से रिटायर्ड चीफ जो है वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं जो है इमिग्रेशन टीम में हूँ, जिसमें जो इमिग्रेशन से रिलेटेड जो वीजा कंसल्टेंसी होती है, इंफॉर्मेशन होती है या कुछ मुश्किल के केसेस होते हैं जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो हम उनकी मदद लेके सॉल्व करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई थोड़ा सा इशू है लेकिन आपके पास ह्यूमैनिटी बेसिस है, इंडो जोकिन सायु कहते हैं हम कोरियन में। अगर आपके पास वो रीजन हैं तो हम उस रीजन की बुनियाद पर हम इन ऑफिसर्स के थ्रू पे रिक्वेस्ट करके और हम वो इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि बहुत से पाकिस्तानी का जो इश्यूज थे वो हमने सॉर्ट आउट किए हैं। मतलब 100 में से मैं ये नहीं कह सकता कि 100 आउट ऑफ 100 हुए हैं, 100 में से 80 प्लस हुए हैं। और जो हुए मुझे बहुत खुशी है कि जो है वो अभी कोरिया में अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे दुआ दे रहे होंगे। लेकिन जो लॉ फर्म है उसका जो रोल है वो अच्छा है, इसलिए जो है जितना जितना लंबा लॉन्ग टर्म के लिए जो मैं इनको ज्वाइन कर सकूँ मैं ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह। एक सवाल और यहाँ पे ग्रुप में आ रहा है, डॉक्टर साहब के लिए ये सवाल है कि जो नया इनका अभी रिसेंटली जो इन्होंने पिछले दिनों अनाउंस किया था इमिग्रेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने, एंट्री परमिट के बारे में ये बता रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात हमें बता दें ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से यानी इसको सुन सकें और उस पर अमल दरामद हो सके। मेरे ख्याल पे इसका जवाब तो आपके पास होना चाहिए, जो कोरिया में बहुत लंबे अरसे के लिए रहे हैं उनके पास होना चाहिए। 2009 से पहले इनके पास इनका ये सिस्टम था एंट्री परमिट लेने का, परमिशन लेने का, जो यहाँ पर रह चुके हैं उनको पता होगा। उससे पहले इनके पास दो किस्म की एंट्री परमिशन ये देते थे। एक सिंगल एंट्री परमिशन होता था कि आप एक बार परमिशन लेके उस परमिशन पे आ सकते हैं। एक आप मल्टीपल परमिशन ले सकते थे, या 5 या 6 बार आपको इकट्ठी परमिशन मिल जाती थी पहले कि आप 4-5 बार बाहर होके आ सकते हैं। इस बार इन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया कोरोना की वजह से किया है कि आप बेबुनियाद या बगैर किसी रीजन के आप ट्रेवल ना करें। अगर आपको कोई इशू है, सीरियस इशू है, तो आप परमिशन लेके ट्रेवल करें। उस कोरोना को रोकने के लिए है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है ये 1 जून से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इनका तरीका ये है कि आपको 30,000 इनकी फीस है, उसके साथ एक आपको एक रीजन लिखनी पड़ेगी कि आप क्यों जा रहे हैं। और वो एक मतलब उसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई हेडेक की जरूरत नहीं है। आप एक आम, अगर आपके पास कोई रीजन है आपको लिख लें एक फॉर्म पे, आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक वैलिड रीजन है वो लिख लें पेज पे, उनकी फीस दे दें, वो रीजन देख के आपको जो है परमिशन दे देंगे। ये नहीं है कि आपको परमिशन नहीं मिलेगी, आप नहीं जा सकते, ये ऐसा नहीं है। थैंक यू सर। अभी मैं नज़ाकत भाई से एक सवाल करना चाहता हूँ कि नज़ाकत भाई साहब माशाल्लाह एक अरसा दराज से पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया के प्लेटफॉर्म पे हैं, यानी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा भी आपने ज़्यादातर शुरुआत में जो कोशिश की है अपनी एक फ्लाई कारकुन की हैसियत से आप काम करते हुए आ रहे हैं। तो नज़ाकत भाई आप अपने जो यानी एक होता है ताल्लुकात की बेस पे, एक होता है अपने जो क्लाइंट होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, जान पहचानने वाले लोग होते हैं, उनको आप ये जो अभी आप हम सब मिलके जो पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए एक ग्रुप इंश्योरेंस मुतारिफ करवा रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा दोस्तों को मजीद अपडेट करें और उनको बता दें कि ये आप लोगों को क्या फायदे दे सकती है। यासीन भाई, जितने दोस्त हमारे ग्रुप में हैं या हमारे जानने वाले हैं, मेरे या आपके या आलम भाई के या किसी के भी, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मतलब जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है कि ये इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। मैं तो कहूँगा, बल्कि ये हम रिकमेंड करेंगे कि जितनी जल्दी हो सकता है ये करवाएं। अभी तक तो हर किसी की नहीं हुई इंश्योरेंस, तो कोशिश कर रहे हैं हम इंशाल्लाह।
ये इसलिए फायदेमंद है कि जैसे कि मुस्तनसर भाई ने तो बड़ी तफसील से बता दिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसके क्या फायदे हैं। तो ये जो है ना, इंश्योरेंस इंतहाई ज़रूरी है। पहले इससे हमें बहुत मसला होता था, जैसे किसी का मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हो गया है, या आपको पता है एक इधर लड़का फैक्ट्री में काम करके उसने 6 बजे छुट्टी की है, दुकान पे गया, 6:30 बजे उसका एक्सीडेंट हो गया, उस बेचारे की डेथ हो गई। अब कंपनी उसकी जो है ना वो बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही। मैं आप आलम भाई सारे मिल के जो है ना वो उसकी डेड बॉडी का खर्चा किया सारा, मतलब जो भी है इंश्योरेंस हमने करवाई या अम्बेसी ने उसकी हेल्प की, बड़ी बात है। तो अब इस इंश्योरेंस का फायदा ये होगा कि हमें या आपको ये चंदा नहीं इकट्ठा करना पड़ेगा। वो जो इंश्योरेंस इंशाल्लाह। होगी वही सारी उसकी हेल्प करेगी। इंश्योरेंस करवाने की हद तक हम उसकी हेल्प करेंगे, बाकी जो साइन वगैरह है कागजों पे, जो डॉक्यूमेंट्स पे साइन होते हैं वो खुद करेगा बंदा। और जो लेटर है इंश्योरेंस की तरफ से वो बंदे के घर जाएगा, उसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। वो जितना भी बेनिफिट है वो सारा उस लड़के को मिलेगा। बिल्कुल। जैसे कि इंश्योरेंस अगर उसकी होती है तो वो खुद उस पे साइन करेगा, खुद उस पे घर में वो लेटर जाएगा, वो उसको फिर फॉर्म फिल करके रिप्लाई करेगा, हमें देगा, हम उसकी इंश्योरेंस करेंगे। उसके बाद सारा जो है ना वो सिस्टम उसके हाथ में चला जाएगा। हमारा इस हद तक है कि हम उसकी इंश्योरेंस करने में हेल्प करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो वो सारे दोस्त जरूर करवाएं, उसका बहुत फायदा है। मुस्तनसर भाई ने तो बहुत ही ज्यादा उसकी डिटेल बता दी है, मैं तो वैसे भी इतनी डिटेल कहाँ बता सकता हूँ। तो बहरहाल ये है कि यासिन भाई, ये लड़कों को जो जानने वाले हैं या नहीं जानने वाले हैं, जितने भी हैं पाकिस्तानी, उनको जरूर ये इंश्योरेंस करवानी चाहिए। एक तो होता है जैसे कि हमारे मजहब है हमारा इस्लाम, उसमें कुछ दोस्त कहते हैं जी इंश्योरेंस का ये कोरिया का कानून है, कोरिया में अगर रहना है बंदे ने तो कोरिया के कानून को फॉलो करना चाहिए। उसमें ये है कि कानून से बाला तक तो कुछ भी नहीं, ये कानून के अंदर रह के ये सारा काम हो रहा है। तो इसमें जरूर जो है ना वो लड़के जो है हिस्सा लें, जरूर इंश्योरेंस करवाएं अपनी। जी। थैंक यू नज़ाकत भाई। डॉक्टर अमान के लिए बहुत ही ज़्यादा यानी क्वेश्चंस का अंबार है, और ये सेशन जैसे अगर ऑफलाइन हो जाता है उसके बाद भी इंशाल्लाह हम अपने व्यूवर्स को पूरी रात, आज वैसे भी कल सैटरडे कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह मैं और आलम भाई हम इंशाल्लाह आपस में मिलके इनको रिप्लाई करेंगे। डॉक्टर साहब आपके लिए एक सवाल है, मोहम्मद आफ्ताब खान ने सवाल किया है कि मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर अमान साहब से कि क्या पीएचडी सोशल साइंस जो कोरिया में कंप्लीट करने के बाद वो बंदा F5 अप्लाई कर सकता है? असल में पीएचडी जो है, पीएचडी करने के बाद आप F515 जो है वीजा टाइप है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कंडीशन ये है कि पीएचडी करने के बाद आपने किसी कंपनी में जॉब करनी होगी और आपकी जो सैलरी है वो जीएनआई प्लस होनी चाहिए पिछले 1 साल की। अगर ये कंडीशन पूरी है तो आप F515 जो है वीजे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। मैं एक सवाल करूंगा मुस्तनसर जावेद भाई से कि मुस्तनसर भाई, आप माशाल्लाह आपने एक यानी एक टाइम लगाया सैमसंग कंपनी के अंदर, और आपने बहुत कोशिश की, और आपने लोगों को यानी कि ज़्यादातर आपने व्हीकल्स की ज़्यादा आपने इंश्योरेंस की थी उस वक्त, तकरीबन एडवर्टाइज भी आपकी बहुत ज़्यादा चली थी। तो आप यानी इस वक्त इसमें आप तो हमारे खैर साथ हैं, लेकिन फिर भी हमारे व्यूवर्स को आपने ये बताना है कि एक मरतबा फिर आप उन लोगों को बताएं ताकि उनको ये बात कंप्लीट हो, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये जो नजाकत भाई ने भी मुझे जवाब दे दिया था, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं जैसे ओरियो बोम काम कर रहा है, सेम लाइक ये बोम भी हमारे लिए इसी तरह काम करेगा, जैसे नजला हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई। अब उनको दोबारा इस तरीके से बता दे ताकि वो एक मरतबा फिर सुने, क्योंकि दोबारा क्वेश्चंस आ रहे हैं। थैंक यू। जी यासिन भाई, ये ओरियो बोम का और इस चीज का कोई आपस में जो है ना ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये एक जी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। इसकी डिफरेंट कंडीशंस है जो कि डिपेंड्स ऑन के इसके जितना वो पॉलिसी जो है ना उनकी बनती है उसके अंदर क्या क्या कवर होता है। मैं इसकी जी मेन 2-4 चीजें जो है वो बता देता हूँ जो इनकी जो अमाउंट है ना उसके अंदर आती है। इसमें पहली चीज आती है कि सांगे समाग, मतलब कि एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है। ठीक एक्सीडेंटल डेथ जो है उसमें खुदा ना करे किसकी डेथ है तो उसमें जो है ना ये 5 करोड़ कोरियन वॉन उस बंदे को खोसंग मिलेगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि ख्योतोंग सांगे समाग,
ट्रैफिक, एक्सीडेंटल डेथ। एक आम एक्सीडेंट होता है, एक ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, ठीक है। उसमें ये डबल हो जाता है, ये ईरोक हो जाता है। 5 एक्सीडेंट का और 5 क्योतुंग सांगे समाज का ये ईरोक बन जाएगा, 10 करोड़ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आ जाती है कि सांगे हुई छांगे, जो कि खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है, उसमें बंदे की डेथ नहीं हुई है लेकिन बंदा माजूर हो गया है, ठीक है। उसमें भी बंदे को 5 करोड़ वॉन मिलेगा, ठीक है। दोनों में प्रिसाइसली जैसा पहले डेथ का बताया, इसी तरह इन दोनों एक्सीडेंट्स में उसमें एक चीज और आ जाती है कि फिर हमारी हड्डी वगैरह टूट जाती है। उसमें एक चीज जो मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे थे, उसमें एक चीज आ जाती है ओदे खुलचुल, खुलचुल कहते हैं फ्रैक्चर को। सही सही। ओदे खुलचुल में 5 मेजर फ्रैक्चर होते हैं, टांग का, बैकबोन का, आपके सर का, आपके शोल्डर्स का, या आपके बाजुओं का, ठीक है। उसमें डिपेंड्स ऑन के चिंतन डॉक्टर क्या मेडिकल जो आपकी रिपोर्ट आती है उसमें क्या लिखा था। जी बिल्कुल, उसमें ये तीसरा या चौथा ऑप्शन होगा ओदे खुलचुल। जी जी जी। हाँ जी, खुलचुल कहते हैं फ्रैक्चर को। अगर के एक बाल बराबर भी आपका डॉक्टर ने फ्रैक्चर लिख दिया है तो वो इलाज के अलावा ये मेरे ख्याल में 3 लाख कोरियन वॉन आपके अकाउंट में इंश्योरेंस कंप्लीट डालेगी, ठीक है, इलाज के अलावा, ठीक है। उसके बाद एज इट इज कि आप जब इसमें अपनी गाड़ी भी इंक्लूड करवाएंगे, सही है, आप जा रहे हैं तो गाड़ी का नॉर्मल एक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो पीछे से जस्ट बम्प भी हो जाए ना, आप यूं हल्का सा हिल भी जाए, उसके लिए भी आपको 2 लाख वॉन जो है ये इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, अगर आपने इसका अंदराज करवाया हुआ है तो। सही सही, ये ठीक है बिल्कुल जी। उसके बाद आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, 100% आपकी गलती है, खुदा न खास्ता अगले बंदे की डेथ हो गई, अगला बंदा डिसेबल हो गया, वो उस केस में आपको पुलिस को भी सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आपको लॉयर की भी जरूरत पड़ेगी, आपको अदालतों के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। इस सारे केस को कवर करने के लिए आपकी वहां से जान बख्शी हो जाएगी और इंश्योरेंस जो है वो आपको वहां पे डिफेंड करेगी, ठीक है। ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग क्या करते हैं कि वो थोड़े से पैसों के लिए कहते हैं यार छोड़ो यार क्या करना है, ये इंश्योरेंस करवा के, ये इंश्योरेंस बड़े काम की चीज है, ठीक है। कहीं भी किसी भी किस्म का हादसा हो उसको ये कवर करिए। फिर आगे इसी तरह इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जितना आप इंक्लूड करवाते जाएंगे वो आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं कि प्राइस बढ़ती जाएगी। लेकिन ये जो 2-4 मेजर चीजें मैंने बताई हैं ये इसको कवर करेंगी, जिसके लिए हमारा जो मेन मकसद है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है जब खुदा न खास्ता हम पे कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ती है हमारी कम्युनिटी में, हमारा कोई भाई अल्लाह को प्यारा हो जाता है या किसी भाई का मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर हमें वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको भी और हमारे व्यूअर्स को भी अच्छी तरह उस बात का अंदाजा है। तो इसलिए हमारे ये, जब मैंने सैमसंग में ये काम शुरू किया था तो मैंने और आलम भाई ने और आपने ये बात डिस्कस की थी कि यार कोई इस तरह की कोई चीज लाएं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें जो है ना वो मुसीबत में ना पड़ जाए हम। गो हमारी एम्बेसी भी इसमें हमारी मदद करती है, हमारे पाकिस्तानी भाई जो जिस भी हाल में होते हैं वो बेचारे हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर बंदे की पर्सनली एक ये प्रॉपर्टी होती है, इंश्योरेंस बंदे की प्रॉपर्टी में भी कवर होती है, तो आपके साथ अगर किसी किस्म का कोई ऊंच नीच होती है तो वो आपको पूरी प्रोटेक्शन देती है। और अल्लाह ना करे बंदा दुनिया से चला भी जाए तो ये इतनी अमाउंट है कि पीछे वालों को जो है ना वो काफी आसरा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाना तो हक की राय, जाना सब ने है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, लेकिन एक एहतियाती तदाबीर है। अब यहाँ पे मैं एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट जो है ना वो इंक्लूड करना चाहूंगा। एक बड़ा अहम सवाल लोग करते हैं कि जी इंश्योरेंस हलाल है या हराम है, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि हमारे साहबजादा हुसैन मोहिउद्दीन साहब कोरिया तशरीफ लाए थे मेरे ख्याल में 2 साल पहले। तो वहाँ उनका जो एक प्रोग्राम चल रहा था, वहां पे एक साहब ने, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने खड़े होकर उनसे ये सवाल किया था। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि आप परदेश में, ये आपकी मजबूरी है, ठीक है। और जब आपकी ये मजबूरी है तो इस तरह मजबूरी में इस तरह की चीजें जो हैं वो जायज होती हैं। जैसे गाड़ी की बगैर इंश्योरेंस गाड़ी आप चला नहीं सकते, ठीक है। और इसी तरह ये चीज भी इसी में आती है कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो इलाज यहाँ पे बहुत महंगा है, आपको पता है इस चीज का कि यहाँ पे इलाज कितना महंगा है। तो इस सारी चीज को कवर करने के लिए उन्होंने कहा था कि ठीक है आप लोग अपनी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इससे ज्यादा वो क्या कहते हैं कि रिलीजियस डिबेट में मैं नहीं पढ़ना चाहता, जो मैंने सुना वो मैंने गोश्त गुजार कर दिया है। जी अब अच्छा आगे मुस्तनसर भाई, आपका मतलब बात से इत्तेफाक भी है। हमारी ये कोशिश है ना कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू सही है, मतलब एक बंदा अपनी खुशी से अपने ऐसे बहुत से इंश्योरेंस करते जो मस्ती में आते हैं ना, मतलब
लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम इनमें जितनी भी सहूलत है वो कम करके मतलब वो मरीज या डेड बॉडी को मतलब सिर्फ उसको आखिरी हद तक पहुंचाने में मदद कर सके। तो जी इस बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल। पे कम्युनिटी पहले भी सोच रही है कि हलाल जी जी हराम और बाकी जो चीजें, लेकिन हम इंतहाई मतलब जो हद है, जो मोस्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी बस है। उसमें, हाँ उसमें कर रहे हैं। वो ठीक है। उसमें क्या कहते हैं कि कलेक्शन होगी ना, उसमें जो जरूरी आइटम है हमने वो चूज किए है ना, जो बिल्कुल। गैर जरूरी है जिनसे लोगों को फायदा मिलता है वो नहीं है। इसमें सिर्फ ये मैं है कि बसीयत मजबूरी, इन केस के कोई बंदा मजबूर है वो क्या कर सकते हैं, वो उसमें से वो क्या कहते हैं कि चूज किए गए हैं सारे पॉइंट। मैं अपने तो एनी कुछ, हाउ। जी 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 जी, कुछ एक्सपीरियंस भी मैं साथ साथ माजरत शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे हम यानी हमारी कम्युनिटी के साथ काफ़ी मसाइल हुए हैं, और हमें खुशी है इस चीज़ की कि हम इस पे स्टैंड ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम इसकी यानी कि इफ्तिताह कर लें। उसके बाद भी हमारे जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटीज़ जो दोस्त चला रहे हैं, हम तो ये कोशिश करें कि सारे एक पेज पे आ जाएँ, और एक पेज पे आके इंशाल्लाह हम एक अच्छे तरीके से यानी पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी कर सकें और अपनी कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी कर सकें। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि जैसे यानी मुझे तो मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे तो ये बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब एक मैयत जो है वो सर्द खाने में पड़ी होती है, और हम पैसे के लिए मुख्तलिफ यानी अपने बिज़नेसमैन तबके से, अपने स्टूडेंट तबके से, अपने लेबर तबके से हम ये रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं कि प्लीज़ यार थोड़ी-सी मदद करो। ये भी अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, शुक्र है कि लास्ट जो हमारे यानी पिछले से पिछले जो हमारे सफ़ीर यहाँ आए आए थे, ज़ाहिद नसरुल्लाह खान साहब, उस के साथ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया का यानी कि एक हमारा एक उससे बातचीत हुई, और उसपे वो कंप्लीट हो गई बातचीत। उसमें ये हुआ कि जो बंदे ज़रूरतमंद हैं, यानी जिनको अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, उनके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर सकती, या जो ज़रूरतमंद हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे। तो इस कंडीशंस के अंदर मेरे ख्याल में तकरीबन 8 से 10 मैयतें इस दौरान गई हैं, जो पाकिस्तान एम्बेसी ने सपोर्ट किया है उसको। हमने यानी बैक चैनल पे सपोर्ट किया है, उसके अलावा जितनी भी उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट थी, जो उनका कार्गो सर्विस में जितने भी आते हैं, वो सारे एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने की। हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम यानी अपनी गवर्नमेंट पे भी बर्डन ना बने। अगर 10,000 वॉन के अंदर हम इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ इनसे लेना चाहते हैं, आप ये सुन के डॉक्टर साहब मसलन आप हैरत में पड़ जाएँगे कि जब इंश्योरेंस कंपनी का यानी बंदा आया हमारे पास, मुस्तनसर साहब ने भी सोगे किया था, उसके अलावा हमने भी यहाँ पे कोशिश की। तो हमने हमारी पहली चूज़िंग ही यही थी कि हम सैमसंग की तरफ ही बढ़े। उसकी वजह ये कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास कागज़ात नहीं है यहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं इस चीज़ में। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं, और हम ये भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि एक मर्तबा हम इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ, और इसके इंशाल्लाह। साथ-साथ ये भी अनाउंस करता चलूँ कि हमारा टारगेट जो था वो 500 से नीचे था कि मेंबर्स पेड मेंबर हमारे हों, यानी 13,000 में से 500 बंदे को हम पहले ट्रायल बेस पे ले लेंगे। अब हमने कैटेगरीज़ बनाई हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 500 प्लस हो चुके हैं। यानी इनबॉक्स मैसेजेस हमें बहुत ज़्यादा आते हैं लोगों के, जो अपने डेटाज़ हमें दे रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग माशाल्लाह सारे अपनी-अपनी जगहों पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हो, तो साथ-साथ लोगों को ये एजुकेटेड करने की कोशिश की जाए कि यार ये जो चीज़ है, इस पे देखो, इसमें जब आपका बायोडाटा जा रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ जा रहा है, तो इसमें कम्युनिटी को क्या सपोर्ट है? कम्युनिटी की सिर्फ़ ये सपोर्ट है कि कम्युनिटी ने ये ग्रुप इंश्योरेंस उस कंपनी के साथ मिलके मुतारिफ करा है। यही फ़ायदा है, और हम ये सदका जारिया के तौर पे ये काम कर रहे हैं कि ये सबके लिए यानी हो। हमें वो पिछले दौर वाला, या जो पिछले यानी जैसे 10-10 दिन, 15-15 दिन जो मैयतें सर्द खाने में एक अज़ियत उसमें पड़े होते थे, तो वो सिचुएशन हमारे साथ ना हो। हम कोशिश करेंगे कि जैसे ये क्लीयरेंस होगी, आज अल्लाह ना करे किसी के साथ ये मसला हो जाता है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में, अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, पहली बात तो यही है। आमीन। हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, दूसरे दोस्तों के भी साथ हो सकता है, हर बंदे के साथ हो सकता है, क्योंकि मौत का पता नहीं होता। तो
ये हो कि आज अल्लाह ना करे किसी के साथ ये वाकया रोनमा हुआ है, तो सेकंड डे में हम उसकी मैयत को कोशिश करेंगे विद इन 3 डेज एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स क्लियर करा के, उसके बाद हम इसकी क्लियरेंस करके उसके फैमिलीज मेंबर्स को हम ये इंश्योरेंस की रकम जो है लीगलाइज तरीके से पाकिस्तान एम्बेसी की सरपरस्ती के अंदर हम ये पैसे उनको ट्रांसफर कर दें। और डॉक्टर साहब, आपसे एक दोबारा क्वेश्चन आया है। मलिक यासिर साहब ने एक सवाल किया है। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान और कोरिया की स्टडीज में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, अब पाकिस्तान में जिसने इंटरमीडिएट कॉलेज तक पढ़ा हुआ है, यहाँ के हाई स्कूल के इक्वल अब काफी दोस्त ऐसे हैं जिनको ये मसला दरपेश है। E7 के पॉइंट लेवल क्लासेस पूरे हो जाते हैं, बट F2-7 में जब तक ग्रेजुएशन ना हो तो ये कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। वो क्या करें कि पॉइंट पूरे हो जाएं और वॉलंटरी वर्क के अलावा वो क्या करें। काफी लंबा सवाल था, माजरत। मुझे समझ आ रही है जो कहना चाह रही हैं, उनकी बात वैलिड है, वो अपनी जगह पर ठीक बात कर रही हैं कि मार्क्स जो इनका मार्क शीट है जो इनका है वो F2-7 का और E7 का चेंज है। अब खैर डिस्क्लोज तो मैं असल में नहीं करना चाहता कुछ चीजें, लेकिन कुछ चीजें जो वो ऑन बोर्ड है, कुछ उन्होंने हाई कोर्ट की वेबसाइट पर दिए की हैं, सिर्फ उनकी रोशनी में मैं आपको बता दूं कि F2-7 के पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं। तो वो कैसे चेंज होंगे, कुछ उन्होंने पहले से बताए हुए हैं, उसमें से कुछ एडिशन हो रही है और इनके इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो होपफुली नेक्स्ट मंथ से इम्प्लीमेंट हो जाए, तो इनका जो ये इशू है इंशाल्लाह उसमें रिजॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल जारी रखते हैं। आपको अपने काम के दौरान मतलब बहुत से पाकिस्तानियों के फ़ोन भी आते हैं और इनमें से काफ़ी बंदों के मसाइल जो है वो आसान होंगे, काफ़ी पेचीदे होंगे। क्या आप कहना पसंद करेंगे कि इन मसाइल की जो अहम वजह है वो कम एजुकेशन है या कम इंफॉर्मेशन की रसाई है या इसके अलावा कुछ और है? इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल, जो आपने बात की वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि कोरिया हर एक चीज जो है वो ऑन डॉक्यूमेंट्स होती है, हर एक चीज जो है इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है, हमें इल्मी होती है। अब बहुत से हमारे पास हमारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो E7 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आखिरी जब उनके पास 6 महीने रह जाते हैं या साल रह जाते हैं तो फिर वो परेशान होते हैं कि अब मैं क्या करूँ। जो पिछले 8 से 9 साल जो उनको पीरियड होते हैं वो बिल्कुल लाइलम होते हैं, या लाइलम होते हैं, या बिल्कुल उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि वो कुछ हासिल कर ले या कुछ सीख ले। इनका ये होता है कि बस मैं वापस चले जाऊंगा या वापस जाके ये करूंगा, लेकिन जब आखिरी 6 महीने हो जाते हैं, साल हो जाता है, जब उसको सर पे तलवार लटकनी शुरू हो जाती है, तो वो कहते हैं यार अब मैं इस कैसे लूँ। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है। E7 के अलावा जो और भी बिजनेस होते हैं या और भी इश्यूज होते हैं, सब जो है बहुत लाइट लेते हैं इन चीजों को, तो लाइट नहीं लेना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन है वो आप हासिल करें, अपने नहीं तो अपने दोस्तों के थ्रू पे इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप सर्वाइव कर सकेंगे। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया, आप साथ रहिएगा। मैं मुस्तनसर जावेद की तरफ थोड़ी देर के लिए जाना चाहूँगा। मुस्तनसर भाई, आप एक मल्टी कल्चर हाई स्कूल में इंग्लिश टीचर है, तो बराए मेहरबानी ये कौन सा स्कूल है और ये कहाँ है और पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी बच्चे इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़रा इसके बारे में भी हमें तफसील बता दीजिए। जी आलम भाई, ये स्कूल का नाम है इंचन हन्नूरी हक्यो। ये एक कोरियन गवर्नमेंट, बल्कि इंचन गवर्नमेंट की तरफ से एक मल्टी लैंग्वेज स्कूल है, ठीक है, जहाँ पे जितने भी लोकल बच्चे हैं वो नहीं पढ़ते, जो मल्टी कल्चरल बच्चे हैं और जो फॉरेनर के बच्चे हैं, मसलन फॉरेन से जो भी बच्चे आए हैं वो यहाँ पे जेर तालीम है। और उनका मकसद क्या है कि जब ये बच्चे बाहर से आते हैं तो ना तो वो कोरियन कल्चर में एडजस्ट इजीली हो सकते हैं जल्दी, और ना ही उनको लैंग्वेज आ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 महीने और साल का सेशन होता है। अगर बच्चा 6 महीने में पिक किया कर जाता है तो उसको 6 महीने के बाद लोकल किसी भी स्कूल में जो भी उनका नजदीकी है उसमें बच्चे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर बच्चा टाइम लेता है तो 1 साल में तकरीबन वो कवर कर जाते हैं। मकसद क्या है कि कोरियन कल्चर और कोरियन लैंग्वेज सिखाना।
लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को यहाँ पे जिस तरह दूसरे स्कूलों में बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें इंग्लिश भी है, जिसमें मैथमेटिक्स भी है, जिसमें जनरल नॉलेज भी है, साइंस भी है, और बाकी वो जो हमारे यहाँ पे स्कूल में एक्टिविटीज हैं बच्चों की, वो जो है ना 100% उनको वो फैसिलिटीज दी गई हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो उनकी रहने का मसला होता है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये पूरे कोरिया में एक ही स्कूल है, लेकिन आज मेरे एक करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि ये चोंगजू सिटी में भी इस किस्म का एक स्कूल है। मे भी कोई ब्रांच हो, या अच्छी बात है अगर उधर वहां पर भी है तो उधर के लोगों को ज्यादा क्या कहते हैं वो करीब पड़ता है। लेकिन हमारे ठेगू के भी हैं, बुसान से भी, दूर दराज से बच्चे जो है ना यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो हॉस्टल्स में रह रहे हैं। और एक बहुत ही क्या कहते हैं कि पुरसुकून और बहुत ही अच्छा माहौल है स्कूल का। यहाँ पे बिलखुसूस इस्लामी बच्चों की खाने पीने का और उनकी जो एक्टिविटीज है उनका बहुत ख्याल रखा जाता है। एक बड़ा अच्छा माहौल है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जिस तरह मैंने पहले बात की है कि हमारी इंश्योरेंस में जिन भाइयों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ठीक है, मैं डायरेक्टली वो वर्ड्स नहीं यूज करता कि वो होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि मी थुगनोक या इस तरह की हमारी हाँ, कुछ कोरियन में कोड वर्ड होते हैं, तो मैं उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बगैर जिन बत्ती हमारे डबल भाइयों के सवारी। पास, हाँ जी हाँ जी तो उनके बच्चे जो है ना, उनके लिए बड़ा मसला है कि वो हम्म, यहाँ पे ना तो किसी स्कूल में जा सकते हैं ना वगैरह। तो यहाँ पे उनको किसी किस्म के डर खौफ खतरे की जरूरत नहीं है। उनके टोटली डॉक्यूमेंट जितने होते हैं वो सेफ होते हैं, उनको पूरी प्रोटेक्शन होती है। बच्चों को मकसद ये है कि कोरियन बच्चों को और फॉरेनर जो बच्चे होते हैं फॉरेन, उनको इस चीज का एहसास ना हो कि हम इनसे कुछ मतलब के नीचे हैं या कम है, या ये हमसे अफजल हैं, या हम इनसे क्या कहते हैं वो जो होता है। बच्चों को सेम जो है ना वो कोरियन माहौल देने के लिए, चाहे उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, बच्चे को स्कूल में फ्री तालीम दी जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से दी जाती है। जी जी। और ये जबरदस्त। लोकेटेड है इंचन नामदंगू में। दोस्त जो नामदंगो। आज मैं वैसे ही मैं और मेरा वो को टीचर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो लाइव होते हैं उधर से ना। तो वो बहुत लोगों ने उसको सराहा, मुझे बहुत सी फोन कॉल्स भी आई। तो उसकी उसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस भी आए। तो उसके लिए एक सवाल का मैं किसी का नाम लिए बगैर ये जवाब दूंगा कि देखो, ये स्कूल वीजे पाकिस्तान से नहीं बुलाता। ये जो बच्चे अच्छा। यहाँ पे आए होते हैं, समझ गए आप, ये जो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी कोरिया में इंटर हो चुके होते हैं, उन बच्चों के लिए ये स्कूल है जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है और कल्चर प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और पाकिस्तान से वीजे पे ये ना तो स्टूडेंट बुलाता है स्कूल, और ना ही कोई इस तरह की जो है ना यहाँ पे एक्टिविटीज हैं। और बाकी कि क्या कहते हैं कि फिर वही एक चीज दोहराना चाहूंगा कि मेन मसला जो है ना वो ओवरस्टे बच्चों का है। अगर कहीं भी अभी वो हैं, हमारी स्कूल बस सर्विस भी फ्री है, जो कि इंचन के मुख्तलिफ एरियाज में जाती है, जैसे सुंगदो में जाती है, पुपियंग पे जाती है, आगे पीछे। ठीक है, वो बस सर्विस भी फ्री है। तो वो बिला झिझक जो है वो अपने बच्चों को यहाँ तालीम के लिए भेज सकते हैं। जी। बहुत शुक्रिया मुस्तंसर साहब। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, एक दो सवाल है। एक दोस्त है सजावल आली, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब से सवाल है कि जिसने F2-6 वीजा से F2-99 चेंज किया हो, वो F5 वीजा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? असल में F5 की कंडीशन F299 से जो है ये झंगी थेरेपी कहते हैं हम इसको कोरिया में, लॉन्ग टर्म वीजा इनके पास। तो इस पे इन्होंने 7 ईयर स्टे करना होता है। अब ये 7 ईयर स्टे में जो है ये F26 को प्लस करते हैं या नहीं करते, ये जो है कंडीशन देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोरिया में F5 5 ईयर्स तक रहते हैं तो आप F5 1 पे जा सकते हैं। उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास GNI 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3,74,00,000 मेरे ख्याल पे GNI 1 है, तो उनको डबल जो है उसकी इनकम होनी चाहिए। लेकिन इसमें अच्छा। उनके पास एक ऑप्शन ये है, अगर उनकी कोई वाइफ है इनके साथ रहती है, इकट्ठी जॉब करती है, और जो फैमिली है उनकी जो इनकम है ईयरली, वो इसको अगर वो फुलफिल करती है तो वो जो है F5 पे अप्लाई कर सकते हैं। जी। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और दोस्त है, वो 5-10 मिनट से लगा हुआ है। उसका ये सवाल है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर साहब से सवाल है, केस खत्म हो गया है, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस कार एक्सीडेंट हुआ था, केस रजिस्ट्रेशन हो गई थी, फिंगरप्रिंट भी हो गई है, कोई जुर्माना वगैरह इसको नहीं हुआ। तो ये वरी है अबाउट वीजा एक्सटेंशन या दोबारा रिट्रेनिंग के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा। जितना मुझे इल्म है, अगर फॉर एग्जाम्पल केस रजिस्टर्ड है
अब ये देखना है कि वो हबी पे खत्म हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद अच्छा। कोर्ट से डिसीजन लाजमी आना है। तो खोंगसो कौन ओप्सम ये उसका डिसीजन होता है, वो आया है या मतलब वो डिसीजन देखना पड़ेगा। डिसीजन लाजमी आएगा, वो डिसीजन इसके पास आएगा तो इमिग्रेशन लाजमी रिपोर्ट होगी, क्योंकि इमिग्रेशन और कोर्ट का सिस्टम जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है वो एक ही है। जब यहाँ से डिसीजन आएगा तो एक कॉपी इसके पास आएगी, एक कॉपी इमिग्रेशन के पास जाएगी। अब इमिग्रेशन वाले इसको कॉल करेंगे। अब देखना है कि इसके पास कौन सा वीजा है। अच्छा। अब उस वीजे की बेस पे इसकी इमिग्रेशन क्लियरेंस हो सकती है तो वो ये करे, इसकी इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं हुई तो इसका वीजा एक्सटेंड नहीं हो सकता जी। अच्छा, एक और दोस्त है राना नईम ताहिर, बाई आई लूज फिंगर इन कोरिया, सो इतना इजी कैसे चला जाओ। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, पाकिस्तान में मुझे भी पता है। आपसे कोरिया का पूछा है। अच्छा, इसका मतलब दौरान काम इसका एक्सीडेंट हुआ है और ये एक फिंगर इसका लॉस्ट हो गया है। तो ये कह रहा था कि मुझे वीजे की एक्सटेंशन मिल सकती है, मैं वीजा एक्सटेंड करूं या मैं मेडिकल जीवन ले लूं या मैं क्या करूं, इसके बारे में थोड़ी सी इसकी रहनुमाई फरमा दे। तो इसका तो मुस्तफा सर भाई जो है मेरे ख्याल में मुझसे अच्छे जवाब दे सकते हैं। अगर वो नहीं देना चाहते तो फिर मैं दे दूंगा, क्योंकि ये असल में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो मेरे ख्याल पे उनको जवाब देना मेरे ख्याल पे अच्छा रहेगा। चले मुस्तफा सर। मेरी सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह पाक ये जो भाई साहब हैं इनको सेहत अता फरमाए। दूसरा ये है कि इस सवाल का जवाब उन्होंने क्या कहते हैं कि अपने ही सवाल में उन्होंने जवाब भी दे दिया है कि ये गाड़ी बगैर लाइसेंस ड्राइव कर रहे थे। अच्छा, जी जी। तो बात तकरीबन वहीं खत्म हो जाती है ना। सबसे बड़ा जुर्म तो ये है कि आप बगैर लाइसेंस गाड़ी कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, ठीक है। तो बाकी जो वीजा एक्सटेंशन या जो भी है, जैसा कि अमान ने कहा है कि जब तक केस क्लियर नहीं होता उसके बाद इमिग्रेशन फैसला करेगी कि इनको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं, ठीक है। अब मेडिकल पे चले जाएं या किसी भी वीजे पे चले जाएं, देना तो इमिग्रेशन ने है। तो जब तक आपकी उधर से क्लियरेंस नहीं होगी, कोर्ट आपका फैसला नहीं करेगा, तब तक वो आपको हो सकता है वो पेपर पे स्टे दे दें या कोई और उसका तरीका, या आपका जो आईडी है उस पे वो करते जाएं। लेकिन इसमें जो लम्हा फिक्री है वो ये है कि आप बगैर लाइसेंस गाड़ी ड्राइव कर रहे थे जी। तो हमारी अच्छा, क्या कहते हैं कि दुआएं आपके साथ हैं जी। टाइमिंग का भी थोड़ा सा एडिशनल बाकी अगर इन्फॉर्मेशन अमान दे आप दूं अगर उसमें आपको कुछ जो हाँ जी, आप बात करने हैं। नहीं नहीं, आप अगर उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप कुछ बोल रहे थे मुझे मानुल्लाह थोड़ा सा भाई। ये लगा कि पहली क्यूरी में और दूसरी क्यूरी में फर्क है। पहली क्यूरी जो थी वो सिर्फ वुमेन जो है बगैर विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग थी। दूसरी जो क्यूरी थी उसमें उन्होंने फैक्ट्री में जॉब की थी, फैक्ट्री में उनकी उंगली कटी थी। मुझे समझ आई, आई डोंट नो, शायद मेरी सोच गलत हो। मुझे समझ आई कि वो कंपनी में काम कर रहे थे, कंपनी में जो है उनकी फिंगर जो है वो लॉस हुई है। तो वो इस हवाले से पूछते हैं कि उनको मेडिकल वीजा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अच्छा मैं अच्छा ठीक हूँ आलिम भाई? ठीक है, सही है, बिल्कुल। इसकी मजीद भी तफसील आती है फिर आपसे बताते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक और सवाल आया है डॉक्टर साहब को आज नहीं कि चलना डॉक्टर साहब। E9 वीजा 4 साल 10 महीने पूरे करने के बाद जो पाकिस्तान गए हुए दोबारा टेस्ट दे चुके थे, क्या वो भी वापसी के लिए कोई परमिट वगैरह लेके जाएंगे? अब यहाँ पर दो चीजें हैं। सोशल खलोचा जो होता है, सोशल खलोचा मतलब ये है कि जिसने फैक्ट्री चेंज नहीं की, जी तो जी। उनके लिए ये होता है कि उनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। उनको यहाँ से उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो जाके अच्छा, 3 मंथ स्टे करते हैं और वापस आते हैं। अब जबरदस्त। जो जिन्होंने फैक्ट्री चेंज की होती है, लास्ट कंपनी में उन्होंने 1 साल से ज्यादा काम किया हुआ है, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से बिल्कुल खत्म है। ये जाके दोबारा टेस्ट देंगे। जब टेस्ट देंगे तो ओवरसीज जो है इनके डॉक्यूमेंट जाएंगे। ओवरसीज से फिर जो है ये HRD कांटेक्ट करते हैं। HRD से फिर डॉक्यूमेंट्स इनके कंपनी के पास जाते हैं। कंपनी वालों को ये 20 दिन का टाइम देते हैं, जितना मुझे इल्म है। शायद मेरे इल्म में जो है वो शायद मेरा इल्म कम हो, लेकिन जितना मुझे इल्म है उसमें यह है कि वो 20 दिन का टाइम देते हैं कंपनी को कि आपने इस वर्कर को दोबारा लेना है या नहीं लेना। अगर वो वहां से हामी भरता है कि हाँ हाँ मैंने इस वर्कर को दोबारा लेना है, तो वो तब उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भेजता है। तो वहां से इसको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होती है, दोबारा दूसरे E9 पे आता है जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप लोग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तनसर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, सबर करो। और नज़ाकत भाई आपका भी बहुत शुक्रिया।
ये थोड़ी देर शुक्रिया के जनाब, बाद ये डॉक्टर साहब का अभी शुक्रिया है, क्योंकि सवालात तो सबसे ज्यादा उन्हीं को आ रहे हैं। नहीं, उसके तो अभी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सवालात हैं उसकी, क्योंकि वो काफ़ी अरसे के बाद हमारे हत्थे चढ़े, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हमारी कम्युनिटी को थोड़ा सा फ़ायदा भी हो उससे। और आज का यानी ये 1 डेढ़ घंटे डॉक्टर साहब ने जो कुर्बानी दी है, हम उसके शुक्रगुजार भी हैं। और हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे, लेकिन कुछ अजीब व गरीब सवालात भी आ रहे हैं। एक दोस्त हैं हमारे, पाकिस्तानी हैं, स्टिल नाउ वो बोल रहे हैं कि मैं यूएसए में हूँ और मैं दोबारा कोरिया आना चाहता हूँ। मैं 24 साल पहले डिपोर्ट हुआ हूँ, तो क्या मैं दोबारा कोरिया आ सकता हूँ? तो मेरे ख्याल में उसके लिए मसला वैसे नहीं है, वो इंटर हो सकते हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें। इन्होंने सवाल असल में क्लियर नहीं किया। ये जब गए कोरिया से, ये किस तरह गए थे, एग्जैक्ट जब हुए हैं, इनका पीरियड ऑफ स्टे कितना था, ये इलीगल कितना रहे हैं, ये वापस किस तरह गए हैं? खंगजेत को मेमनम कहते हैं, पकड़ के इनको जी भेजना, जी या इनको वार्निंग दी गई शुरू मेमनम कि आप 1 महीने के अंदर अंदर चले जाएं। तो ये जो है उस टाइम क्या हुआ है वो इनको पता होगा। नॉर्मली अगर आप फॉर एग्जाम्पल इलीगल रहते हैं, इलीगल स्टे अगर आपका 5 years प्लस होता है और 10 years से कम होता है, तो आपको 5 साल की पाबंदी लगती है। और अगर आपका 10 साल से ऊपर इलीगल स्टे होता है, तो आप पे 10 साल की पाबंदी लगती है। तो इन्होंने जो है 24 साल की बात की, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इनको सवाल जो है थोड़ा सा क्लियर कर लेना चाहिए ताकि मैं क्लियर जवाब दे दूँ। ओके। अच्छा अगर डॉक्टर ये साहब, पासपोर्ट आई चेंज नहीं अगर ये पासपोर्ट नहीं चेंज नहीं करेंगे तो फिर तो ये आसानी से आ सकते हैं। अगर इन्होंने अच्छा, अपना डेटा चेंज किया है तो फिर इनके लिए मुश्किल है। हाँ अच्छा, वो उसने लिखा है कि आई वॉज अरेस्टेड। अब वो मेरे ख्याल में ऐसे ही पकड़ा गया है, तो थे को मेमने कर, अगर वो अरेस्ट हुआ है तो वो इलीगल पकड़े गए। ये जेल में इनको रखे, कुछ कहते हैं, या वेदों 3 के ईयर, बोस वो इनका होता है। हाँ जी। जी, 3 साल जेल में था। 3 साल। 3 साल जेल में रहा है तो फिर तो वो किसी केस में मुलव्वस थे ना, तो फिर तो हम क्या कह सकते हैं। इसके बारे में चलें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारी कारोबारी दोस्त है, उसका सवाल है कि बिजनेस वीजे के लिए टीटी, आई मीन सरमाया कितना होना है? यू मीन इतना इजी नहीं मिलता बिजनेस वीजा? सो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें अगर। आवाज माइक आपकी थोड़ी सी। आपका आवाज वीक हो गई। आवाज क्लियर है मेरी तरफ से, तो कोई इशू अभी नहीं है, कहीं क्लियर है आवाज। अभी हाँ ठीक है। क्लियर क्लियर। असल में जो बिजनेस वीजा होता है उसकी 2 कैटेगरीज होती है, केन साहब होता है, एक फॉबिन होती है। अब जो फॉरेनर्स होते हैं वो केन साहब नहीं कर सकते, उन्होंने D8 ही लेना होता है। D8 की कंडीशन ये होती है कि वो इरोक जो होते हैं कोरियन, अब आजकल जो है पाकिस्तानी कोई 1.5 करोड़ से ऊपर बनती होगी, वो जो है इन्होंने बनानी होती है। उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करके इन्होंने जो है अपने नाम का अकाउंट बनाना होता है, और इनके अपने नाम से ही जो है बाहर से पैसे आने होंगे। या तो वो ठीक है। तरीका, या ये कैश पे लाएगा, और कैश पे लाने के बाद एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट पे इन्हें रजिस्टर करना होता है। ठीक है जी, डॉक्टर साहब, एक और दोस्त है, आदि रफीक नाम है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे है? माय नेम इज अदनान रफीक। मेरी वाइफ कोरिया में स्टूडेंट है, मास्टर कर रही है, D2 वीजा है। इंश्योरेंस का बहुत ज्यादा मसला है हमारा यहाँ, बेबी होने वाला है, इनकी इंश्योरेंस नहीं हो रही, हर मंथ हॉस्पिटल जाती है, पैसे बहुत लगते हैं। अच्छा मुस्तनसर भाई आप बता दें फिर। ये जो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा इनको कोई भी इंश्योरेंस जो है वो मेरे ख्याल में नहीं कवर करेगी। ठीक है, तो ये नहीं कि ये कोरियन के लिए भी सेम रूल है कि सिर्फ जो आपकी ओरियो बॉम्ब जहाँ पे आपको कवर करती है वहां पे है, अदरवाइज आपकी प्राइवेट इंश्योरेंस जो भी है वो इस ये जो हमारा ये गायनी सिस्टम जितना भी है जिचकी और बचकी वाला, इसमें कोई भी इंश्योरेंस आपको जो है ना वो कवर नहीं करती। इन केस कि आपकी नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस हुई है उससे जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है, और एक चीज और होती है कि जब ये मतलब कि क्लियर हो जाता है कि क्या कहते हैं कि अल्लाह पाक का करम हो गया है, तो तब ये नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से कुछ माली सपोर्ट भी 4-5 लाख वॉन की फैमिलीज को मिलती है। उसके अलावा और मेरे ख्याल में कोई ऐसी इंश्योरेंस नहीं है जो फुल, जिस तरह ये चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल में वो सारा कुछ जितने मामलात होते हैं, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव मामला होता है। तो सिर्फ नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा अगर वो स्टूडेंट है
तो स्टूडेंट की नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस होती है आई थिंक, तो वही उनको कवर करती है। D2 वीजे पे इंश्योरेंस अलाव है कि नहीं? डॉक्टर साहब आप भी और मुस्तनसर भाई आप भी दोनों, इसमें कोई इशू है D2 में? असल में पहले अलाउ था, 2018 अच्छा में जब इन्होंने सब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, तो तब बहुत से फॉरेनर्स इन्होंने शिकायत की थी कि हम पे जो है जबरदस्ती लागू किया जा रहा है, तो उन्होंने 2021 के 28 फरवरी तक बैन कर दी है। मीन कि 2018 के बाद जो भी स्टूडेंट आया वो 28 फरवरी 2021 तक वो इंश्योरेंस अप्लाई नहीं कर सकता। तो अच्छा, अब जो है 2021 ये भी फरवरी। इसी कैटेगरी में होंगे कि सही। ये जो है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस अप्लाई नहीं कर सक रहे हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है स्टूडेंटों के मुतालिक, खाइस्ता रहमान भाई है, वो पूछ रहे जनाब 2019 में 80 स्टूडेंट आए विदाउट आइलेट्स, अभी पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन स्टूडेंटों का क्या होगा? डिपोर्ट होंगे या वीजा रिन्यूअल होगा? असल में ये जिस चैनल से आए हैं वो चैनल जो है वो इनको बेहतर पता होगा। असल ठीक में है। वो चैनल जो है वो पकड़ा गया है, उस चैनल के थ्रू पे जो भी आए हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसमें आइलेट्स का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मैं अच्छा बगैर आइलेट्स आया हूँ, बहुत से स्टूडेंट बगैर आइलेट्स आए, आइलेट्स का कोई इशू नहीं है। इसमें जो ठीक है। चैनल है जो इन्वॉल्व है वो जो है वो फेक था या जो भी था, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू मेंशन एनीथिंग, लेकिन वो ये उसका इशू होगा। अगर वो इशू है तो इनका बहुत बड़ा इशू है। अगर इस पे जितने भी इन्वॉल्व हैं तो सबको रिपोर्ट किया जाएगा शायद। जी अच्छा, एक और हमारे डॉक्टर साहब है, यूनिवर्सिटी। किंगबुक नेशनल यूनिवर्सिटी में सलमान इस्लाम भाई है, उसका सवाल है स्टूडेंट अब मार्च 2021 से पहले हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकते, जबकि यूनिवर्सिटी वीजा सेक्शन के लिए एक्सटेंशन। जबकि यूनिवर्सिटी वीजा एक्सटेंशन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मांगती है। अब स्टूडेंट के लिए कौन सा इंश्योरेंस मुनासिब है कि मतलब उनका वहाँ इंश्योरेंस वीजे का एक्सटेंशन का इशू भी क्लियर हो जाए? जो स्टूडेंट है उनका सबको पता है, इमिग्रेशन में भी पता है कि ये जो है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो तो जो है अंडरस्टूड बात है, वो उस पर तंग नहीं करेंगे, इमिग्रेशन वीजा इशूज में या वीजा एक्सटेंशन में कोई इशू नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद या फॉर एग्जांपल D2 नहीं है, E3 है, या फॉर एग्जांपल कोई और वीजा है, तो उनको फिर मस्ट करानी पड़ेगी। अगर ये डॉक्टर हैं तो इनके पास E3 वीजा होगा या E1 वीजा होगा, ई जी, कैटेगरी तो या E7 वीजा होगा, तो इनके लिए मस्ट है इंश्योरेंस। तो तो ये इन्होंने मस्ट इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस एक्सेप्टेबल है इनके लिए, वो लेते हैं सिर्फ स्टेट? D2 जो है या D4, ये दो वीजा कैटेगरी जो है इन पे बैन लगा हुआ है। जी अच्छा अच्छा, फिर डॉक्टर साहब आपके लिए फिर सवाल है या? डॉक्टर की साहब वजह से को आप तो बोर नहीं हो रहे हैं, जगत भाई बोर हो रहे होंगे मेरी वजह से। जी नहीं 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 नहीं, माजरत। हमें तो बहुत मजा आ रहा है जी, बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग मेहरबानी, इसको बहुत जो है ना, शुक्रिया। हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि 11 बज के क्या ख्याल है 59 पे, हाँ, या 59 मिनट पे बंद करें। 11:59 पे हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान जितने भी सवाल आएंगे, ताकि आप लोगों का भी कीमती वक्त है वो, आप लोगों के स्पेशली डॉक्टर साहब के माशाल्लाह स्केड्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, फिर मुस्तनसा साहब भी माशाल्लाह मसरूफ होते हैं, नजाकत भाई तो किसी तारुफ के मोहताज ही नहीं है, वो किसी वक्त भी गाड़ी लेके निकल जाते हैं ना, तो वो इतने बिजी होते हैं माशाल्लाह। नहीं, आज तो फारग हूँ, आज पूरी रात इंशाल्लाह ताला फारग हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, चलें ये ठीक है, नजाकत भाई, सजावल नजाकत भाई सजावल फारिग है तो फिर जाने दें। सजावल सजावल अली का सवाल है कि F2-99 वीजा पे बिजनेस के साथ फैक्ट्री में भी जॉब कर रहा हूँ, F5 वीजा अप्लाई करने के लिए फैक्ट्री इनकम के साथ बिजनेस इनकम प्लस अगर GNI-2 पूरी हो जाती है तो क्या F5 के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? उन्होंने जो है लेवल 5 भी जो है साथों जो है वो भी पूरे करने होंगे इसके साथ। जी अच्छा, इसके साथ शायद वो प्रोग्राम मस्ट है। F9 से जाते वक्त या टॉपिक 2 होना चाहिए या साथों के लेवल 5 होने चाहिए। जी अच्छा, मैं अपने मुस्तंसर भाई से एक सवाल पूछ रहा हूँ, सही है? पूछे पूछे। मुस्तंसर भाई, आप इंचन में हैं और कोरिया में मुकीम बहुत से पाकिस्तानी क्योंगिदो फिर इंचन उस तरफ ज्यादा है ना, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को किस तरह मजबूत और मुनज़्ज़म
किया जा सकता है? इसके बारे में आपकी राय क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। देखें, जिस तरह हम लोग हैं, अमान तो मेरे ख्याल में काफी लेट आए हैं कोरिया में। हम लोगों ने शुरू से ही जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे था, जहां भी था, हम लोगों ने बगैर किसी लालच के, बगैर किसी क्या कहते हैं कि जाती मफाद के अपनी कम्युनिटी की खिदमत की है। जिसमें मैं कोई अपना जाती जो क्या कहते हैं कि कारनामा है वो मैं बयान नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे जो भी दोस्त यहाँ से जा चुके हैं या जो भी दोस्त यहाँ पे कोरिया में मौजूद हैं, उनको पता है जिसके साथ जो जो बीती है, जहां जहां भी हम लोगों ने, मैंने, यासीन भाई ने या हमारे दूसरे जो भी सोशल वर्कर भाई हैं, जहाँ पे वो उन्होंने जो जो जहां जहां जिसकी मदद की है, अल्लाह पाक हमारी ये काविशें कबूल करे। तो अब भी क्योंकि हमारी यहाँ पे एक तो नेशनल जो कोरियन नेशनल कम्युनिटी है वो भी काफी ज्यादा हो रही है, फिर हमारी नस्ल यहाँ पे एक जवान हो चुकी है, ऑलमोस्ट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ शादियां भी हो चुकी हैं। तो अब ये वक्त है हमें सोचने का कि हम कोई ऐसा लाएअमल तैयार करें कि जिसमें हमारी आने वाली नस्लों को भी फायदा हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें सोच के हमने, वही बात है कि बगैर किसी लालच के, बगैर किसी जाती मफाद के, हमने ये प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा है। ठीक है, उसमें हमें बहुत से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मैं आपको ये एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि जब से हमने ये सारा सिस्टम शुरू किया है, पहले भी था, सोल में भी उनकी छोटी मोटी तंजीमें थी, इंचन में थी, क्योंगी में थी, आपके इलाके में थी। तो अब जो है हम इन सबको जो है ना क्या कहते हैं कि यूनाइटेड करके एक मेन प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। जो हमारा बेसिक जो हमारा वो है जो सोच है हमारी, तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया में इसको सराह रहे हैं, और लोग दिन ब दिन जो है ना वो खुद, एक तो होता है ना कि हम जाएं भाई आप आए, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इस पे आप जो है आप हमारे हमें ज्वाइन करें, ये हमारा मंशूर है वगैरह वगैरह। मैं आपको ये बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कल या परसों की बात है कि हमारी माइनॉरिटीज भी यहाँ पे काफी हैं, जिनमें क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारी ठीक ठाक है यहाँ पे। तो उन्होंने बिल्कुल। पर्सनली मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम भी पाकिस्तानी हैं, तो कैन वी ज्वाइन यू। तो मैंने उनको कहा जी कि सत बिस्मिल्लाह जी आया, अगर आप नाम भी कहते तो ये हमारे ऑलरेडी हमारे जहन में था। तो इंशाल्लाह यहाँ की और ज्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी इंचन और क्योंकि दो आंसन के एरिया में जो है वो आबाद है। तो वो भी शुरू हो गया है, उनकी भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। हमारी माइनॉरिटीज को भी हम साथ लेके चलेंगे। उसके अलावा हमारा जो मंशूर है या जो हमारा टारगेट जिसे कहते हैं कि वो है कि अपने लोगों की खिदमत करना और अपने लोगों को फायदा पहुंचाना, चाहे वो क्या कहते हैं कि किसी भी पाकिस्तान के इलाके से हों या किसी भी उनका मजहबी ताल्लुक कोई भी हो। इसके अलावा हमारी जो ये सोशल सर्विसेज हैं, मीनवाइल हमारी हमारे इंडियन दोस्तों के साथ भी रिलेशन है। इंडियन यहाँ पे वो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस चीज को बहुत सराहा और वो चाहते हैं कि हम भी आपकी इस कम्युनिटी की मेंबरशिप लेना चाहते हैं। तो उसका जवाब हमने, सारी काबीना ने हमारी ने वो मिलके फैसला करना है। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, चाहे कोई इंडियन है या इंडोनेशियन या कहीं से भी। हमारा जो मेन मिशन है वो इंसानियत की खिदमत है। ठीक है, तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन आ रहे हैं, और जो मेरी बात सुन रहे हैं उनसे भी यही हमारी गुजारिश है कि एक एक और दो 11 होते हैं। ठीक है, ये प्रदेश है, यहाँ पे आपको पता है कि अक्सर लोग होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता ये कम्युनिटी चीज क्या होती है। भाई ये कम्युनिटी आपका पाकिस्तान है, आपके पाकिस्तान का चेहरा है। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे काम करेंगे, कम्युनिटी की प्लेटफॉर्म पे आएंगे, हर तरफ से आपको इज्जत मिलेगी। और जो लोग इंशाल्लाह। क्या कहते हैं कि ये सोचते हैं कि हमारा इसमें कोई जाती मफाद है या कोई है, तो मैं उनको वल्लाह कह के देता हूँ, कह के ये बात कहूंगा कि हमारा इसमें कोई जाती मफाद नहीं है। अल्लाह का दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे जो भाई ये कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह का हम सब पे बहुत बड़ा एहसान है। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये कर रहे हैं कि एक वक्त था कि जब हम लोगों को 4-4 5-5 महीने फैक्ट्री में काम करवा के वहां से निकाल दिया जाता था कि जाओ जो करना है कर लो। ठीक है, तो हमने ये दुख देखे हुए हैं। हमने नजाकत भाई भी काफी माशाल्लाह पुराने आप सब लोग, हम पे ये सारी मुसीबतें आ चुकी हैं, हमने ये सारे दुख झीले हुए हैं। इसलिए जब भी कभी हमें देखते हैं कि किसी भाई के साथ कोई मसला परेशानी होती है, तो हमें वो बड़ी जो है ना एक कोख सी होती है और दिल में एक ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हम कुछ करें यार, कि अगर हम पे जो बुरा वक्त गुजरा है ये कम से कम इस हमारी कम्युनिटी पे या हमारे जो नए आने वाले भाई हैं उन पे ना गुजरे। ठीक है, जबरदस्त। जी 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 अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी जो कुछ वक्त पहले जो बात हो रही थी ना 3 फिंगर वाले की, उसका अभी थोड़ा सा तफसील आया हुआ है। राजा नईम ताहिर नाम है इस बंदे का। वो कह रहे
आई वांट टू से अगेन, मेरा वीजा नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो रहा है एंड आई कम हियर कोरिया 2010 to 2013. I lost 3 finger in the fresh factory. और पहले 4 साल 10 महीने में कोरिया से आउट नहीं हुआ। क्या नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूं? क्या मेरा केस रिन्यू हो सकता है विद द हेल्प ऑफ यू या हेल्प ऑफ ह्यूमन राइट्स आर यूएनओ? दूसरा सवाल बाद में करता हूं। डॉक्टर अमानुल्लाह खान। पहले तो इन्होंने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि 4 साल 10 महीने रहे लीगल, उसके बाद ये आई डोंट नो किस वीजे पे रहे हैं। आप जब E9 से कन्वर्ट कर लेते हैं दूसरे वीजे पे, चाहे वो जीवन होता है, तो वो जो है आपका पीरियड है वो खत्म हो जाता है। अब इसके लिए आपको एक ही स्टेटस पे आपको अगर 5 ईयर्स प्लस हो तो सिर्फ आपका स्टे नहीं बल्कि आपकी जो है सैलरीज भी देखी जाती हैं, आपकी टैक्सेशन भी देखी जाती है, आपको पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है, तब जाके आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो वो जो इनका नेशनलिटी का सवाल है वो ये है कि वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड, ये जो है 3 उंगलियां अगर उनकी लॉस हुई है, मतलब बहुत बड़ा लॉस है इनके लिए लाइफ का। असल में जब लॉस हुई है तो इन्होंने लाजमी इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया होगा। इंश्योरेंस का ये होता है कि ट्रीटमेंट होती है, आंख भी होती है जो हॉस्पिटल में मिलती है उनको। जब ये इलाज ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो झांगे, उन्होंने बात की थी मुस्तफर भाई ने भी, झांगे जब रह जाता है, कोई डिसेबिलिटी रह जाती है, डिसेबिलिटी का जो है वो उसकी अपनी अमाउंट जो है वो है जो है उनको मिलती है सांझे से, सानोब जो है पोसांग कहते हैं इसको, वहां से इनको ऑलरेडी वो अमाउंट मिली होगी जो ये कवर करते हैं। वो इनकी सारी लाइफ जो है, इनकी जो एज है वो सारे काउंट करके कैलकुलेट करके वो इनके एक अमाउंट देती है स्पेसिफिक। अगर इनको वो नहीं मिली और इनका फैक्ट्री में हादसा हुआ तो फिर जाके जो है केस कर सकते हैं, लेकिन उस केस का 3 साल है। मतलब जब अच्छा। ये एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के बाद 3 साल के अंदर ये क्लेम कर सकते हैं जी। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब ठीक है, ये दोबारा अगर नेक्स्ट सवाल करते हैं तो फिर इसके बारे में। एक और दोस्त है, नाम उसका है रहीम खान साहब। डॉक्टर साहब से सवाल है, कोरिया में ज्यादातर वीजा तब्दील करने या एक्सटेंशन के लिए जीएनआई की जरूरत होती है, लेकिन आजकल कोरोना की वजह से ज्यादातर फैक्ट्रियों में काम नहीं है, जिसकी वजह से जीएनआई पूरी करना बहुत मुश्किल है। तो जीएनआई की वजह से पूरी न हो, इसका कोई और हल है जीएनआई जिन लोगों की वीजा एक्सटेंड या तब्दील करने में? अभी जो 2020 में जो जेना यूज हो रही है 2019 की है, क्योंकि आप लास्ट ईयर की जेना यूज कर रहे हैं। अब ठीक है। हालात कैसे बनते हैं ये जो है आपके सामने होंगे, हम सबके सामने होंगे। पॉलिसी जो है कैसे बनाते हैं उसको देख के बनाएंगे। तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर हमारी कोई मीटिंग हुई इससे रिलेटेड तो मैं सजेस्ट लाजमी करूंगा इंशाल्लाह। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नेक्स्ट ईयर होगी, मतलब 2021 में इम्प्लीमेंटेशन होगी, 2020 की जेएनआई की शायद ये कम हो जाए, शायद जो है ये मेंटेन रहे, तो इसका फैसला जो है वो नेक्स्ट ईयर होगा जी। अच्छा, वो अपने एक डॉक्टर साहब है, फिर उसका सवाल आया है, वो कह रहे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो मतलब एचएससी के स्टूडेंट है, स्कॉलरशिप के स्टूडेंट है, उनकी फैमिलीज की वीजे बुरी तरह रिजेक्ट हो रहे हैं, जबकि और ममालिक के स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज को 1-2 दिन ही में वीजा मिल जाता है। वजह जो भी हो, लेकिन मसला तो हल करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में कोई आपकी राय, कीमती राय? असल में मैंने लास्ट टाइम इनिशिएट किया था इसको। मैंने पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कम्युनिटी है उनके प्रेसिडेंट से मेरी बात हुई थी। असल में ये इशू जो है ये बहुत बड़ा इशू है, ये जो इन्होंने इशू उठाया रेस किया, ये हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी पे जो है बहुत हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने इसका ये हल निकाला था कि हमने जो मिनिस्ट्री है इनकी फॉरेन अफेयर्स की, क्योंकि पाकिस्तान जी फॉरेन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में जो एम्बेसी है वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो इमिग्रेशन की नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की है। तो हमें वहां पर एक रिपोर्ट फाइल करनी है और उसके लिए जो है आप सबकी हेल्प चाहिए होगी। इस तरह जो इश्यू पेश आए हैं वो जो है PSAC के थ्रू पे, हमारी जो पाकिस्तान स्टूडेंट कम्युनिटी है उसके थ्रू पे हम एक लेटर लिख के उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हमारी इशू है, इस पे जो है नजरसानी की जाए। अच्छा, एक और दोस्त है मोहम्मद फराज जदून भाई, सवाल उसका ये है कि पाकिस्तान में मैं एमफिल माइक्रोबायोलॉजी कर रखा है,
कोरिया में मजीद तालीम के लिए कोई यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप देती है? अगर है तो बता दें। देखिए, मैंने तो आपको पहले अपनी फील्ड मेंशन कर ली है कि मेरी जो है वो लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। जो ठीक साइंस है। की फील्ड है वो उसमें मुझे मेरे कोई खास इल्म नहीं है। ये यहाँ स्टूडेंट पर जो मेरे दोस्त हैं जो साइंस को कोई पीएचडी स्कॉलर हो, तो मेरे ख्याल पे उनसे अगर वो सवाल करे तो वो बेहतर जवाब दे सकेगा। चले इंशाल्लाह इसके लिए मतलब अलग सेशन रखना होगा ताकि वो इन इश्यूज पे फिर उनको ना जवाब दे सके। ठीक है। ये अपने जो अभी स्टूडेंट की फैमिली की वीजी का जो बारे वो उसने एक और सवाल भी किया हुआ है कि मतलब एडमिशन लेटर स्टूडेंट के हाथ में होता है और कोरिया एम्बेसी उनका वीजा रिजेक्ट करता है। तो डॉक्टर साहब इसके लिए वाकई हाई लेवल पे अप्रोच बहुत जरूरी है और आप जिस फोरम में हो उस फोरम से अगर आपको कम्युनिटी की तरफ से कोई भी ताउन, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो दूसरी सपोर्ट हो, जरूरत हो, तो हमारे ये जो ओरिजिनल स्टूडेंट है, जो हमारे मुल्क का चेहरा है, जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, उनको कम अज कम फैमिलीज की इशू में फिक्रमंद नहीं होना चाहिए और वो टेंशन फ्री अपने लैबों में जाके एक्सपेरिमेंट करे, अपनी डिग्रियां कंप्लीट करके अपने मुल्क में जाके मुल्क की खिदमत करे। तो इसके लिए आप अपने फोरम से भी और आप इमिग्रेशन के फोरम से भी इनके लिए खसूसी कोशिश करें। सही है। ये सवाल से सजेशन थी। सजेशन है जनाब। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह। नजाकत भाई से कुछ पूछ लें। नजाकत भाई आप ये जो बातें मोहम्मद माहौल को थोड़ा सा मेरे करने के जो बातें मैं करना चाहता था वो तो अपना सारे अमानुल्लाह भाई कर रहे हैं, मुस्तनसर भाई कर रहे हैं, दोनों बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, बड़े बेहतरीन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया। अच्छा नजाकत भाई, आपका ताल्लुक जो है हलाल फूड से है। सही है। जी हलाल जी। खुराक पहुंचाना भी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी सोर्स भी है, खिदमत भी है और एक बहुत ज़रूरत भी है। तो मतलब 15 साल पहले और अब क्या फर्क महसूस कर रहे हैं इस फील्ड में आप? मैं 97 से हलाल फूड में हूँ, शुरू से लेके जो है ना मैं हलाल फूड में हूँ। तो सबसे पहले तो पाकिस्तानी जितने भी है ना, पहले तो कोरियन फूड खाते थे। वो हमने जो है ना जहाँ जब शुरू किया उस वक्त तो 4-5 दुकानें थी सिर्फ कोरिया में। तो मेरी ये कोशिश होती थी कि जितने भी लड़के हैं ना पाकिस्तानी या मुसलमान दूसरे कंट्रीज के, उनको मैं ये हलाल फूड पहुंचाऊं जिसमें स्पेशली गोश्त की उनको कमी ना हो, हलाल की या चिकन हलाल जो होता है कोरिया में खुद लड़के करते हैं, A1 नेशनल वाले सारे। तो पहले जो था वो लड़के ना मतलब बहुत ज्यादा परेशान होते थे हलाल फूड की खातिर। अब तो जगह जगह पे दुकानें बन गई हैं, अब तो इतना वो इशू ही नहीं रहा हलाल फूड का। अच्छा। बस बाकी ठीक ये है। है कि मैं ये पैसे कमाने के अलावा साथ साथ ये मैं खिदमत भी समझता था दीन का, जैसे होता है ना मतलब तबलीग के तौर पे कि यार कोई बंदा हराम चिकन ना खाए बाहर से लेके। मेरी कोशिश होती जैसे वो ऑर्डर आता है उसका, तो मैं उसको उसका घर खाना खत्म होने से पहले पहले मैं पहुंचाऊं, ताकि उसको कोई भी चीज बाहर से ना लेनी पड़े। अच्छा, वक्त भी करीब आ रहा है। सही है, 1-2 मिनट इंशाल्लाह और लेते हैं। मैं थोड़ी सी वजाहत कर लूँ। एक तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आलम खान बुरा हो सकता है। सही है। पर्सनली उसकी करेक्टर बुरा हो सकता है, यासीन बलोच की हो सकती है, मुस्तनसर की हो सकती है, बाकी हमारे लोग भी पूरे हो सकते हैं, वो उनकी जाती किरदार। लेकिन जिस मकसद के लिए और जिस इशू के लिए हम मिल के काम कर रहे हैं वो ये है कि कोरिया में मुकीम हमारी पाकिस्तानी भाई उनकी मुश्किलात आसान हो और वो अपने वसाइल से सीना मतलब टाट करके अपने वसाइल से अपने मसले का हल खुद निकाले। उसके लिए हम प्लेटफार्म मुहैया कर रहे हैं। उसके लिए हम बगैर किसी लालच के, बगैर किसी दुनियावी फवायद के खिदमत खल्क हमारी पूरी टीम पुसान से लेके सोल तक कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी ये आखिरी चांस है। इस तरह के मौके जो है फिर हो सकते हैं आए ना आए, लेकिन अगर आए तो मतलब अच्छा होगा। इसमें हम सब को ना आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, चाहे जो स्टूडेंट्स है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो नेशनलिटी होल्डर है, चाहे वो लीगल है, चाहे वो अनलीगल है। 10,000 वान अपने ऊपर इन्वेस्ट करें और अल्लाह न करे अगर आप अल्लाह न करे आपके काम ये ना आ जाए, लेकिन आपकी थ्रू से किसी और के काम तो आ सकते हैं। तो इसके लिए
ये जो प्रोग्राम है इसमें हम सिर्फ धक्का दे रहे हैं, हम सिर्फ प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। हर बंदे की पॉलिसी उसके नाम पे होगी और उसके साथ होगी, उसको माहाना अपडेट दिया जाएगा, उसको मतलब सारे डॉक्यूमेंट उनके घर में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये कोरिया में जितने भी पाकिस्तानी है, अगर उसमें से आधे भी आ जाते हैं तो ये आधे मतलब ऐसे है कि ये बेगम हो जाएंगे कि कल कला को अल्लाह न करे जो भी हादसा हो जाए, जो भी पूत की हो जाए ना, उनका फिर टेंशन नहीं होगा। और पाकिस्तान में जो उनकी फैमिलियां है, अगर उनको पाकिस्तानी 50 लाख रुपए या 60 लाख रुपए मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी ये एक इमदाद है, उनके साथ एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। और इंशाल्लाह जिस तरह कोरिया बहुत से कामों में पाकिस्तानियों की वजह से अच्छे नाम के साथ याद किए जा रहे हैं, इस वजह से भी हमारी एक मिसाल बननी चाहिए। सही है, हम पिछले रमजान के मुकद्दस महीने में मतलब इस कार्य खैर के लिए हमारी पूरी टीम जो है वो लगी हुई है और बहुत सी कंपनियों के साथ हमारी बातचीत हुई। फाइनल पे सैमसंग हेल्थ इंश्योरेंस, सैमसंग हाजे के साथ हमारी मतलब डिसीजन होगी। तो वो हमारे जो कमजोर तबका है, जो अलीगल तबका है, उनको कवर कर रहे हैं। तो उससे हमें बड़ा और क्या बेनिफिट चाहिए। तो बराए मेहरबानी मेरी दरख्वास्त है, मेरी जात को, यासीन बलोच की जात को, नजाकत भाई की जात को, या मुस्तनसर की जात को, या सुहेल की जात को न देखे, अपने काम को देखे, अपने फायदों की देखे कि इसमें मेरा क्या फायदा है। अगर आप महसूस करते हैं और आप जदीद मुल्क में रह रहे हैं, अगर 10,000 वान पे आप इतने बड़े बेनिफिट ले रहे हैं तो ये बुरा सौदा नहीं होगा और इसमें खसारे का कोई भी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ आ जाइए, मिल के इस कार्य खैर को एक लिमिट तक पहुंचाते हैं और जो हमारे दूसरे लोग हैं उनसे बोझ कम कर देते हैं। तो जाते जाते मैं डॉक्टर साहब से एक आखिरी सवाल करूंगा, वो ये है कि क्या आप पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया को एक मजबूत मुनज़्ज़म की तंजीम की शक्ल में देखना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो कैसा? अपना सजेशन दे दो। पहले तो आपने बात की है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हमारा परचम ही एक ही है। अब परचम जब एक होता है तो आपका प्लेटफॉर्म भी एक ही है। जब आपका प्लेटफॉर्म एक ही है तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा ही नहीं सकते। अब जो मिनिमम जो एक छोटी कम्युनिटीज बनी हुई हैं वो भी फलाही काम कर रही हैं। तो ना कि अपने एक छोटी उस पे रह के, मतलब वो आपने सुनी हुई कहानी की जो है, वो बैल की अगर अकेली थी उसकी क्या ताकत होती है, जब वो इकट्ठी हो जाती है उसकी क्या ताकत होती है। तो हमें जो है अपने जो हमारी इंटरेस्ट होती हैं उनको दूर रख के, उनके पीछे रख के, हमने अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, अब अल्लाह ताला ने हमें इस जगह पर पहुंचाया है तो वो हमसे कुछ काम लेना चाहता है। अब काम हम किन के लिए करेंगे? कमजोर लोगों के लिए करेंगे। अब जब हम एक ही नहीं होंगे तो हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते। इसलिए मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हम एक ही परचम के नीचे आए, एक ही कम्युनिटी के अंडर आए और एक दूसरे की हेल्प करें। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है इकट्ठे रहे। किसी की पर्सनल, जिस तरह आलम भाई ने बात की है कि पर्सनल जात को ना देखें, मैं भी बुरा हो सकता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ से भी कोई मतलब किसी को कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मेरी बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी और की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पाकिस्तान की बात हो रही है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो हमारी कम्युनिटी है वो इंशाल्लाह इस अम्ब्रेला के अंडर आएगी और वो जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। आप भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली मुस्तनसर जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतनी देर तक यानी ज्वाइन किया, और स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर अमानुल्लाह खान। अमानुल्लाह भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। आज यानी काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस और आंसर्स हुए हैं, क्योंकि हमें भी इस चीज़ का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हम भी तजर्बे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी लाइव आएँ और दोस्तों के साथ हम उठें बैठें और उनको इस तरह चीज़ यानी कि एक मालूमाती हम थोड़ा सा रुख को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे फोटो सेशन से हट के हम लोगों के मसाइल को हल करें। जब मसाइल हल होंगे उस दौरान जब हमारी कोई पिक्चर अपलोड होगी तो वो हमारे लिए एक फ़ख्र का बायस बनेगी। हम ये कोशिश करेंगे और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, और भी हमारे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हीरोज़ हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ काज पे वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हम उनको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे
और इस मर्तबा हमारी सबसे जो बेहतरीन और सबसे जो मेन हमारी काविश है वो ये है कि हम अपने वर्कर्स दोस्तों को उजागर करें जिनमें यानी टैलेंट है, हम उनके टैलेंट को उजागर करने की कोशिश करेंगे ताकि ये दब्बा हमारे ऊपर से हट जाए कि जी बिजनेसमैन ज्यादातर इसमें आते हैं, स्टूडेंट्स ज्यादा आते हैं, या शादीशुदा आते हैं, या पासपोर्ट होल्डर्स आते हैं। हम भी अब यानी एक लिहाज से इस रनिंग में 20 साल हमें हुए हैं, तो हम कोशिश करें कि यंग नौजवान दोस्त हमारे आगे आए, जो ये कोशिश करें हम बैक चैनल पे उनको सपोर्ट करें। ये इंशाल्लाह आखिरी हमारी ख्वाहिश है कि हम इस प्रोजेक्ट को किसी ना किसी तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाएं। उसमें पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया जो यहाँ पे हमारे मुकीम हैं उन सब से हमारी दस्तबंदाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि एक चांस और दे के इसको आजमाइए, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी होगी कि हम इसको पाए तकमील तक पहुंचाएं। आप सबका अल्लाह पाक हाफिज हो, नासिर हो। नजाकत भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह बहुत लंबा एक टाइम दिया हमें सबका। नहीं एक नहीं, मरतबा बहुत बहुत मैं शुक्रिया। दिल मैं से तो जिंदगी में पहली बार इस तरह कैमरे के सामने लाइव हुआ हूँ। तो मुस्तनसर भाई तो वैसे भी इस फील्ड से हैं, और डॉक्टर अमानुल्लाह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बल्कि इन दोनों भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना टाइम 1.5-2 घंटे दिए। पहले जाहिर बात है पूरा दिन ही आज का दिया है, तो बहुत बिल्कुल शुक्रिया जनाब आपका। ओके, मैं भी शुक्रिया अदा बहुत करता हूँ शुक्रिया। सलाम आलम भाई का अलैकुम। भी। हाँ, हाँ हाँ, आप जी, डॉक्टर साहब, आप और मुस्तनसर भाई भी कुछ अगर कहना चाहते हैं लास्ट। मैं आखिरी हमारे कलमात होस्ट बोलना चाहता हूँ। हम आखिरी कलमात होस्ट बोलना किस तरह चाहता कर हूँ रहे कि हैं? हाँ जी, इसके बाद मैं कोई बात नहीं करूंगा। ये आखिरी कलमात है मेरे कि शुक्रिया जो है पीसीके का, जो है जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और मुसलसल भाई आए, नजाकत भाई आए। मेरे ख्याल पे नजाकत भाई से मेरे ख्याल पहली बार मेरी गुफ्तगू शायद हो रही है। जी जानता जी था मैं, पहली गुफ्तगू के यासीन भाई से मुलाकात हुई है, आलम भाई से मुलाकात हुई है, मुसलसल भाई से मुलाकात हुई है। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, उम्मीद है कि उनके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको जवाब मिल गए होंगे। लेकिन माजरत इसके लिए कि हम जो है पूरे सारों के सवाल शायद कवर ना कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह जो है इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, यासीन भाई से भी ले सकते हैं, आलम भाई से भी ले सकते हैं। मुझ तक कोई अप्रोच करेगा तो मैं, मुझे जो टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने जो है देखा और मुझे इतने मौका दिया कि मैं जो है अपने व्यूज जो है आप लोगों के तक शेयर करूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। थैंक यू। जी मुस्तनसर भाई। जी मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा उन व्यूवर्स का जो क्या कहते हैं कि इतने लंबे टाइम से हमारे साथ रहे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमारी बातें सुनी, अपना टाइम दिया। बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का। और ये हमारा ये जो क्या कहते हैं कि फेसबुक लाइव ये जो सेशन है ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। हमारी कम्युनिटी के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। आपको इसके अलावा भी किसी भी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल रिगार्डिंग इंश्योरेंस, रिगार्डिंग इमिग्रेशन, रिगार्डिंग व्हाटएवर, आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। आप आलम भाई से रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे कर सकते हैं, यासीन भाई से कर सकते हैं, या जो भी हमारे दोस्त भाई, ये नहीं कि हम 3-4 ही हैं यहाँ पे, पूरे कोरिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई इस वक्त जो है वो कर रहे हैं। उन सब का भी बहुत शुक्रिया। आसान नहीं था सबको एक साथ लाइव होना। वो भी अगले प्रोग्राम में जो आ रहे हैं कमिंग सून इंशाल्लाह उसमें वो शिरकत किया करेंगे। तो हर फील्ड से दोस्त आगे आएंगे। यही रिक्वेस्ट है कि वही बात फिर दोहराऊंगा कि हमारा कोई जाती मफाद नहीं है। हम आपके लिए कुछ कर जाना चाहते हैं। हम ओके। आपको उस तकलीफ में नहीं देखना चाहते जिन तकालीफ से हम लोग गुजर चुके हैं। ठीक है, बेशक। मेरे जो पुराने साथी हैं उनको बखूबी अंदाजा है कि हमने कितने कठिन जो है वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हालात में से हम गुजरे। तो इसमें ना मेरा फायदा है ना किसी और का, इसमें आपका फायदा है। हम आपकी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं। आए, हमें ज्वाइन करें। हम इंशाल्लाह फी सबीलिल्लाह, ये मैं आपको बता रहा हूँ, फी सबीलिल्लाह जिस काबिल हम हैं, हमसे जो हो सका हम आपकी खिदमत करेंगे। हमारा रिवार्ड क्या होगा? आपकी दुआएं। बस हमें इससे जबरदस्त। ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए आपसे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक बहुत यू। शुक्रिया। सलाम अलैकुम। अल्लाह सलाम अलैकुम। हाफिज। थैंक यू। थैंक अस्सलाम यू। वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू।